Next, a 65-year-old male patient complained of pain on one side of the neck during swallowing and also complaints of ringing of ears. ठीक है, ओपीजी एडवाइस हुआ, उसके बाद डायग्नोसिस बताना कि क्या हो रखा है। उसका जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो बढ़ा हुआ दिखा दे रहा है ओपीजी के अंदर, तो दैट रिप्रेजेंट्स ईगल्स सिंड्रोम, EAGLES syndrome. Eagles syndrome is a condition associated with the elongation of styloid process or calcification of stylohyoid ligament. Clinically, it is characterized by throat pain, neck pain, radiating to ear, and along with this, there is dysphagia. Trotter syndrome is a clinical triad of unilateral deafness. Trotter syndrome एक अलग चीज़ है, ठीक है। Trotter, TROTTER syndrome, it is a clinical triad of unilateral deafness, neuralgia, affecting the branches of trigeminal nerve and defective mobility of soft palate, which is caused by malignant tumors involving the lateral pharyngeal recess. Lateral pharyngeal recess अगर involve हो रही है तो that is a Trotter syndrome. फिर आती है बात क्रेनियोसिनोस्टोसिस की। क्रेनियोसिनोस्टोसिस is defined as premature fusion of one or multiple cranial sutures resulting in a characteristic abnormal head shape. अगला एक हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड दे रखी है, उसको पूछा है कि डायग्नोस करो इसको, ठीक है, व्हाट इज इट। तो इट इज मैलिग्नेंट मेलानोमा। मैलिग्नेंट मेलानोमा ऑन हिस्टोपैथोलॉजी शोज एसिमेट्रिक poorly circumcised lesion composed of atypical malignant melanocytes arranged in disordered nest of sheets at the dermoepithelial junction within the dermis with pagetoized upward spread to the epidermis. Next, a male patient presented with the appearance of the skull on radiograph. It is a brachycephalic skull. All right. There is unusual shallowness of the orbits. Brachycephalic skull है, unusual shallowness of the orbits है। Orbit में उतना स्पेस नहीं है जितना कि वो आइस के लिए चाहिए रहता है, ठीक है। और the bony cavities of the skull that can accommodate the eyeball is shallow, along with hypertelorism, मतलब आंखें दूर दूर हैं। He is most likely suffering from what? हाइपरटेरोरिज्म है, बोनी कैविटी शैलो है, जो स्कल है वो पहले ही फ्यूज कर चुका है, स्कल की चीज़ें पहले ही फ्यूज कर रही हैं। सो व्हाट इज इट? इट इज क्राउजन सिंड्रोम, ठीक है। क्राउजन सिंड्रोम में कॉर्नल और सैजिटल सूचर्स इन्वॉल्व होते हैं, मिड फेशियल हाइपोप्लेजिया हो जाता है, शैलो ऑर्बिट्स हो जाते हैं, प्रोप्टोसिस हो जाता है, आंखें बाहर की तरफ दिखती हैं, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस देयर इज हाइपरटेलोरिज्म, मतलब बच्चा ऐसा दिखाई देगा, उसकी आंखें दूर दूर होंगी, ठीक है, आंखें बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड दिखाई देंगी, बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड दिखाई देंगी, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास एक दो सिंड्रोम्स और होते हैं, जैसे कि एपर्ट सिंड्रोम आता है। एपर्ट सिंड्रोम में जो सूचर्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इज कॉर्नल सूचर्स प्लस सैजिटल सूचर्स प्लस लैम्बडॉइड सूचर्स एंड सो ऑन, ठीक है। क्राउजन में सिर्फ कॉर्नर और सैजिटल इन्वॉल्व हो रहे थे, लेकिन इसमें लैम्बडॉइड भी हो रहे हैं और उसके अलावा भी कोई ना कोई सूचर एपर्ट में यूज़ होता है या फिर पहले फ्यूज़ कर जाता है। मिड फेस में इन्वॉल्व करता है हाइपोप्लेजिया, एपर्ट सिंड्रोम में देखा जाता है, शैलो ऑर्बिट भी देखे जाते हैं, प्रोप्टोसिस भी देखा जाता है, हाइपरटेलोरिज्म भी देखा जाता है। बट अलॉन्ग विद दिस देयर इज सिंडक्टाइली ऑफ हैंड्स एंड फीट, सिंडक्टाइली ऑफ द हैंड्स एंड फीट एंड कोएनल एट्रेजिया देखा जाता है, ठीक है। वेंट्रिकुलोमेगैली देखी जाती है, ठीक। अलॉन्ग विद दिस देयर आर कार्डियोवैस्कुलर अनोमलीज एज वेल, ठीक है। इसके बाद बात आती है पेपीफर सिंड्रोम की। पेपीफर सिंड्रोम में कॉर्नल प्लस सैजिटल सूचर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पेपीफर में कॉर्नल सैजिटल, क्राउजन में भी कॉर्नल सैजिटल। पेपीफर में भी मिड फेस हाइपोप्लेजिया देखा जाता है, प्रोप्टोसिस देखा जाएगा, हाइपरटेलोरिज्म देखा जाएगा। बट अलॉन्ग विद दिस देयर इज ब्रॉड ग्रेट टो और ब्रॉड ग्रेट थम, ऑलराइट। इसमें टो या फिर थम जो है वो बड़ा होता है पेपीफर सिंड्रोम में, इससे हम डिफरेंशिएट करते हैं क्राउजन सिंड्रोम को। Next question is, in mammalian skull, the cells are clear cells that are found at the stratum basale. Clear cell है जो stratum basale के ऊपर मिलते हैं at the bottom of the sweat duct ridges of epidermis approximately 10 micrometer in diameter. 10 माइक्रोमीटर डायमीटर का है, सेल के क्लियर सेल्स हैं, स्ट्रेटम बेसेल के ऊपर मिल रहा है। दे ऑल्सो अकर ऑन एपिडर्मल इन्वेजिनेशंस ऑफ द प्लांटर फर्स्ट सरफेस कॉल्ड एज रेटर रिजेस। ये रेटर रिजेस के जो एपिडर्मल इन्वेजिनेशन होती है उसमें भी मिलते हैं। आइडेंटिफाई द सेल्स प्रेजेंट एडसेंट टू द नर्व, दीज आर मर्कल सेल्स, MERKEL सेल्स। जो डायग्राम है उनसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल रहता है, ठीक है। अगर आप डायग्राम को 10 बार देखते हो तो उसी के मिलता जुलता अगर एक और डायग्राम आ गया तो उससे मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो कैरेक्टर्स याद करने, मैमेलियन स्किन के अंदर दिख रहा है क्लियर सेल्स हैं, स्ट्रेटम बेसेल पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द स्वेट डक्ट रिजेस पे दिखाई दे रहे हैं, ऑफ द एपिडर्मिस अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। सो दीज आर मर्कल सेल्स। Stage 5 in amelogenesis is marked by what? Stage 5 is marked by maturation in amelogenesis. Okay.
नेक्स्ट एक टूथ का डायग्राम दिया हुआ, उसको आइडेंटिफाई करने को बोला है। ऑलराइट, अब दांत को देख के पता चल रहा है कि दिस इज द बक्कल साइड, दिस इज द लिंगुअल साइड, और ये जो है वो मीजियल साइड के ये आ रहा है, ठीक है, और दिस इज डिस्टल लिंगुअल कस्प। तो दिस इज मोस्टली राइट मैंडिबुलर permanent first molar. Okay. Next, a child presented showing early loss of deciduous maxillary teeth, that is incisor. The premature exfoliation of the anterior teeth and incomplete root formation is seen in what condition? This is seen in hypophosphatasia. ठीक है, यहाँ कोई ट्रॉमा नहीं हुआ है, खुद ही जो दांत है उनकी रूट्स ना बनने की वजह से वो एक्सफोलिएट कर गए हैं, दैट इज हाइपोफॉस्फेटेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में टीएमजे का डायग्राम दिया हुआ है, उसमें एक पतली सी मेम्ब्रेन कॉन्डाइल और टीएमजे के बीच में दिखाई हुई है। पूछा है कौन सी मेम्ब्रेन है, व्हाट इज इट? इट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। ऑलराइट, व्हाट इज इट? इट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर जो होता है दैट इज इंफीरियर जॉइंट स्पेस। साइनोवियल मेम्ब्रेन आ गई, इसके ऊपर होगा इंफीरियर जॉइंट स्पेस। साइनोवियल मेम्ब्रेन के नीचे जो होता है दैट इज कोलैटरल डिस्कल अरेंजमेंट, ठीक है। उसके साथ में मीडियल कैप्सुल लिगामेंट होगा, लेटरल कैप्सुल लिगामेंट होगा, जो कि कॉन्डाइल को जोड़ के रख रहा है ऊपर के साथ, ठीक है। अब इन सब के ऊपर साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर आया इंफीरियर जॉइंट स्पेस, इंफीरियर जॉइंट स्पेस के ऊपर आता है आर्टिकुलर डिस्क, इंफीरियर जॉइंट स्पेस के ऊपर आता है आर्टिकुलर डिस्क, ठीक है। इस पूरी आर्टिकुलर डिस्क के ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा होगा और सुपीरियर जॉइंट स्पेस के अंदर ये चीज़ हो रही होगी, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज सुपीरियर जॉइंट स्पेस में होगा और उसके नीचे आर्टिकुलर डिस्क आएगी, उसके नीचे हमारे पास इंफीरियर जॉइंट स्पेस आएगा, आर्टिकुलर डिस्क के नीचे इंफीरियर जॉइंट स्पेस, इंफीरियर जॉइंट स्पेस के नीचे साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन के नीचे हमारा कॉन्डाइलर पार्ट आ जाएगा, कॉन्डाइलर हेड आ जाएगा, जो कि अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ मीडियल एंड लेटरल कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है, टू द ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्कल इमेजिन करना है, स्कल के अंदर दांत इमेजिन करने और हम एल्वियोलर प्रोसेस को देख रहे हैं ऑफ द मैक्सिला, ठीक है। अब दांतों के अराउंड जो बोन है और दांत है उसके बीच में एक जगह प्रेजेंट है। सो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज इट? इट इज गैबर्निकुलर कैनाल, ठीक है। गैबर्निकुलर कैनाल अपीयर्स एज नैरो लीनियर radiolucent canal extending from the pericornal radiolucency of the developing tooth to the alveolar crest of gingival surface. या फिर इसको हम कह सकते हैं small bony tunnel or slit-like opening in the alveolar bone extending from the crypt of developing permanent tooth to alveolar crest, ठीक है। अगर एक प्रीमोलर का डायग्राम दिया हुआ है उसमें पूछा कि 1, 2 और 3 को डिफाइन करो, व्हाट इज इट? 1 जो है दैट इज हमारा मीजियल लोब, ठीक है। 2 इज फॉर्म्ड फ्रॉम द बक्कल लोब, ठीक, और तीसरा जो है वो लिंगुअल लोब से बना है हमारे पास। रिमेंबर ये मीजियल साइड पे दिखा रहा है, मीजियल या डिस्टल जो साइड है उस पे दिखा रहा है, तो ये जो होगा वो कस्प नहीं होगा, इट इज लोब। ऑलराइट, 1 इज फॉर्म्ड फ्रॉम मीजियल लोब, सेकंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द बक्कल लोब एंड थर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लिंगुअल लोब। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एसिनाई प्रीडोमिनेंटली सीन इन हिस्टोलॉजिकल पिक्चर गिवन बिलो। ये जो एसिनाई है दीज आर म्यूकस एसिनाइज, ओके, इनकी शक्ल याद कर लेनी है, दीज आर म्यूकस एसिनाई, कभी भी ऐसी चीज दिखती है तो म्यूकस एसिनाई मार्क कर देना है। लाइक ये हिस्टोलॉजिकल सेक्शन दे रखा है जिसमें दिस एरिया, इसको पूछे कि व्हाट इज इट, सीधा पूछा हुआ है, कुछ मतलब कुछ भी चीज़ उसके अलावा नहीं बताई हुई। दीज आर सीरस डेमिल्यून्स, व्हाट आर दीज? दीज आर सीरस डेमिल्यून्स। नेक्स्ट एक पिक्चर दे रखी है, व्हाट इज इट, किस तरह का ग्लैंड है, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ ग्लैंड? दिस इज अ मीरोक्लाइन ग्लैंड, ठीक है, जो अपनी सिक्रेशन बीच में रिलीज करता है और बीच से बाद में सिक्रेशन जो है वो अंदर चली जाती है, कहीं भी जिस भी डक्ट में जानी वहाँ पे चल जाती है, दैट इज अ मीरोक्लाइन ग्लैंड। Next, a 10-year-old child reported to the OPD with the chief complaint of midline painless swelling which moved on protrusion of the tongue. मतलब टंग पे ही हमारी कोई स्वेलिंग प्रेजेंट है जो कि मिड लाइन में प्रेजेंट है, जो कि ट्रंक को प्रोट्रूड कर रहे हैं तब मूव कर रही है। इट इज़ अ थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट। व्हाट इज इट? इट इज थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट। Next, a patient presents with difficulty in following features on the right side of the face. Closing of the eye, closing of the lip, or both. On the affected side, exposure of the cornea, irritation in the eye because it does not blink. Blink नहीं कर पा रही आँख ढंग से, and it becomes too dry. What is the condition? ये बेल्स साइन होता है। दिस इज बेल्स साइन, क्योंकि एक साइड ऑफ फेस जो है वो पूरा कंट्रोल लूज कर चुकी है, वहाँ पे वॉलंटरी कंट्रोल मूवमेंट्स जो है वो नहीं हो पा रही है। दैट इज सीन इन बेल्स साइन और बेल्स पैल्सी। Next question is, when high water design are used for edentulous maxilla, high water design are used for edentulous maxilla, this is disadvantage. क्या क्या disadvantage हो सकते हैं? वहाँ पे mispronunciation of dentoalveolar sounds हो सकती है due to allowing of air's escape during speech. क्यों? क्योंकि डिज़ाइन में फ्लॉ है, जो हमारा प्रोस्थेसिस का सरफेस है और क्रेस्ट ऑफ एल्वियोलर रिज जो है उसके बीच में कोई ना कोई स्पेस जो है वो रह गया है,
ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे हवा बाहर निकल जाती है और मिस प्रोनाउंसिएशन होती है। इसको बोलते हैं हाई वाटर डिजाइन, और दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड प्रोसेसेस। हाइब्रिड प्रोसेसेस आर प्रोसेसेस दैट रिप्लेसेस द मिसिंग टीथ प्लस मिसिंग सॉफ्ट टिश्यूज एंड मिसिंग हार्ड टिश्यूज इन अ कॉम्पोजिट डिफेक्ट। कॉम्पोजिट डिफेक्ट का मतलब है कि तीनों चीज़ें मिसिंग है हमारे पास, हार्ड टिश्यू मिसिंग है, सॉफ्ट टिश्यू मिसिंग है, टीथ भी मिसिंग है। द टर्म हाइब्रिड प्रोसेसेस फ्रॉम ब्रैनमार्क और टोरंटो ब्रिज, मतलब ब्रैनमार्क या टोरंटो ब्रिज हाइब्रिड प्रोसेसेस को ही बोला जाता है, इसी के सिनोनिम से। ये मेटल बेस्ड प्रोसेस होती है जो कि रिप्लेस करती है मिसिंग सॉफ्ट और हार्ड टिश्यूज को विद पिंक एक्रेलिक। सॉफ्ट हार्ड टिश्यूज को पिंक एक्रेलिक से रिप्लेस करेगी और मिसिंग टीथ की जगह हम एक्रेलिक टीथ लगा देते हैं। इफ द रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट chooses pink porcelain, then pink porcelain teeth may be substituted for restorative reconstruction using the hybrid concept। ठीक है, बेसिकली जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू वाला जो रीजन है वहाँ पे हम जो पोर्सिलेन है, पिंक पोर्सिलेन है, उससे उस टिश्यू को बना रहे हैं ताकि वहाँ पे जो स्पेस है उसको क्लोज किया जा सके। द डिज़ाइन ऑफ हाइब्रिड प्रोसेसेस हैज़ इवॉल्व्ड विद event of new abutments such as multi-unit abutment, which allows a more natural and more anatomically correct emergence of the processes from the soft tissues. Today these processes are referred to as profile processes. इनको profile processes भी आजकल बोला जाता है। टोरंटो ब्रिज was a high water डिज़ाइन, इसको हाई वाटर डिज़ाइन इसलिए बोला जाता है बिकॉज द abutments available at that time were standard abutments which were by design एटलीस्ट 0.1 to 1 mm सुपर एजिंजाइबल। पहले जो था वो पिंक आप पोर्सिलेन यूज़ नहीं करते थे ताकि आप जो गम्स को मैच कर लो, पहले आप सीधा ही जो ब्रिज है उसको ही बड़ा कर देते थे, तो इसी को हम कहते थे हाई वाटर डिज़ाइन। ओके, देयरफॉर द फाइनल डिज़ाइन ऑफ द प्रोसेस लेफ्ट अ गैप बिटवीन द इंटेलिगो सरफेस of the prosthesis and the crest of alveolar ridge. This type of design was functional for edentulous mandible when turned upside down, and when used for maxilla इसमें कोई ना कोई हमारे को डिजायर्ड मूवमेंट नहीं आती थी। देखो, अगर मैक्सिला में ये चीज़ यूज़ होगी तो ऊपर से हवा निकल जाएगी, मैंडिबल में यूज़ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंडिबल इतनी ज़्यादा जो हमारी लेबियोडेंटल साउंड्स निकालते हैं उसमें दिक्कत नहीं देती है। द गैप अलाउड एयर टू एस्केप ड्यूरिंग स्पीच। जो हमारा एल्वियोलर रिज है और जो हमारी प्रोस्टेसिस है उसके बीच का जो गैप है वो एयर को एस्केप करवा देता है, जिसकी वजह से मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाती है ऑफ टेंटो एल्वियोलर साउंड्स। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन रिक्वायर्स अ पैलेटल सील बिटवीन प्रोस्टेसिस एंड द पैलेटल टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इमेज दे रखी है एक फ्रेम की। ओके, आउटर साइड ऑफ द फ्रेम इज स्पाइक्ड एंड इनर साइड ऑफ द फ्रेम इज कॉन्टिन्यूअस विदाउट एनी स्पाइक्स। ये रबर डैम की फ्रेम है, तो इस फ्रेम का नाम पूछा है इसने, दैट इज नाइगार्ड Ostby frame, NYGARD, Nygaard Ostby frame. Okay, the picture shows Nygaard Ostby frame used for retaining rubber dam. They are made up of plastic and they are radiolucent. Hence, they do not block the X-rays while doing radiography. Young's frame. इसके बाद एक Young's frame होती है। Young's frame U-shaped metal की frame होती है जिसमें कि metal के proportion होते हैं। It is optional and the strap may be placed behind the neck attached to the two hooks। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारे पास स्टार वाइसाई फ्रेम की। स्टार वाइसाई फ्रेम ये भी यू शेप्ड फ्रेम होती है जिसके साथ में यू शेप्ड हुक्स होते हैं, लेकिन ये मेटल की नहीं बनी होती। फिर आती है आर्टिकुलेटेड फ्रेम। ठीक है, आर्टिकुलेटेड फ्रेम में अपने पास क्या होता है कि द डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ आर्टिकुलेटेड फ्रेम्स मेंटेन्स द रबर डैम इन ए कंटिन्यूअस शीट। अ हिंज, बीच में एक हिंज होता है, वो फोल्ड हो सकती है। आर्टिकुलेटिंग फ्रेम जो है फोल्ड हो जाती है, रिजल्टिंग इन ईजियर एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वर्किंग एरिया। दिस एक्सेसिबिलिटी फैसिलिटेट्स द रेडियोग्राफ्स ईजियर। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एडिशनल डोजेज ऑफ एस्थेटिक्स एंड इवैक्यूएशन ऑफ थेरेपेटिक लिक्विड्स इज ईजियर। इन एडिशन, अ रिजर्वायर एट द बॉटम ऑफ द फ्रेम अलाउज द प्लेसमेंट ऑफ गॉज, compresses and the aspiration cannula to avoid leakage of fluids such as sodium hypochlorite into the patient's clothing। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कि दांत के इंसाइडल सरफेस पे हम फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से रूट जो है वो आगे को टॉर्क की वजह से मूव कर रही है। ठीक है, रूट की जो टिप है। ठीक है, नाउ इमेज इज शोइंग टूथ मूवमेंट विद वैल्यूज ऑफ फोर्स गिवन एज 120 ग्राम जो कि हम इंसाइडल एज पे लगा रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मिलीमीटर फ्रॉम द बीच वाला पॉइंट। 10 मिलीमीटर बीच वाला पॉइंट जहाँ से वो रोटेट करेगा। व्हाट इज द काउंटर एक्टिंग टॉर्क फॉर बॉडीली टूथ मूवमेंट? काउंटर एक्टिंग टॉर्क विल बी 1200 ग्राम पर मिलीमीटर एंटी क्लॉकवाइज। देखो, अगर हम क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहे हैं 120 ग्राम की और 10 मिलीमीटर का हमारा ये
रेडियस है, मतलब यहाँ पे हमारी टॉर्क लगेगी, नीचे लगेगी, ठीक है। ये सेंटर ऑफ रेडियस आ गया, जहाँ से 20 से हमारे पास टॉर्क लगेगी, तो 120 इंटू 10 दैट इज 1200 ग्राम पर मिलीमीटर एंटी क्लॉकवाइज फोर्स जो है वो यहाँ पे एपेक्स ऑफ द रूट पे लगेगी। नेक्स्ट इमेजिन करो कि आपके पास नॉर्मल डेंटिशन है, ठीक है, थोड़ी सी एंटीरियर क्राउडिंग है, और एंटीरियर क्राउडिंग के बीच में जो आगे वाले दो दांत हैं इंसाइजर्स, उनके बीच में एक एक्स्ट्रा दांत पेग की शेप में प्रेजेंट है। व्हाट इज इट? इट इज अ मीजियोडेंस और अ सुपरन्यूमरी टीथ। Okay, mesodense is a supernumerary tooth that is present in the midline between the two central incisors. जब भी आपको mesodense जितनी जल्दी दिखे उतनी जल्दी उसको रिमूव कर देना होता है। Next, in a 5-year-old child, generalized spacing starts to appear gradually. 5 साल का बच्चा generalized spacing दिख रही है। You will explain what to mother, what is the reason for the spacing. अगर माँ जो है वो कंप्लेन करती है कि स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप क्या बोलोगे मदर को? आप मदर को समझाएंगे दैट द आर्च इज ग्रोइंग नेचुरली, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द आर्चेस देयर इज जनरलाइज स्पेसिंग दैट विल एकोमोडेट द परमानेंट टीथ। नेक्स्ट एक डायग्राम दे रखा है और बोला है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। ये वाला डायग्राम, इट इज़ अ रिटेनर फोर्सेप, ठीक है, दिस इज अ स्टॉक टाइप रिटेनर फोर्सेप। इमेज शोज रबर डैम, क्लैंप और रिटेनर फोर्सेप जो कि स्ट्रोक टाइप है। रबर डैम क्लैंप फोर्सेप क्या होता है कि ये रबर डैम को प्लेस करने में हेल्प करते हैं, जो कि हमारा जो इंडिविजुअल क्लैस्प होता है दांतों के ऊपर उसको प्लेस करने में हेल्प करते हैं। इट बीक्स फिक्स्ड इन द होल ऑफ द रबर डैम क्लैंप टू सिक्योर द प्लेसमेंट। क्लैंप को होल्ड करके उसको प्लेस करने में हेल्प करते हैं। स्लाइडिंग रिंग होता है फोर्सेप्स का जो कि प्लेस करता है क्लैंप को और फिर रिलीज होने में हेल्प करता है। हैंडल शेप्ड इज अलाउड टू फॉर्म अ पाम ग्रास्प बाय द ऑपरेटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट EDTA, ठीक है। EDTA के लिए क्या ट्रू नहीं है? EDTA में स्मीयर लेयर को रिमूव करने की ताकत होती है, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। ये न्यूट्रल pH में आकर करता है, ठीक है, और ये डेंटिन को सॉफ्टन कर देता है EDTA, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी ऑर्गेनिक डेब्रीज को या ऑर्गेनिक मटेरियल को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं होती। इट कैन नॉट डिजॉल्व पल्प, ऑलराइट, सो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट इज इट डज नॉट हैव पल्प डिजॉल्विंग कैपेसिटी। जो हमारा ऑप्शन है उसमें लिखा है पल्प डिजॉल्विंग कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू एनलार्ज द रूट कैनाल ऑरिफिस। रूट कैनाल ऑरिफिस को एनलार्ज करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? तो उसमें GG ड्रिल्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है, लेकिन K फाइल उसको कैनाल के ऑरिफिस को बड़ा करने के लिए भी यूज़ की जाती है। GG ड्रिल आप तभी यूज़ करोगे जब आपको गट्टा पर्चा को रिमूव करना है और आपको अपना जो मेटालिक पोस्ट या पॉइंट डालना है, तब आप GG ड्रिल यूज़ करेंगे, अदरवाइज यू विल यूज़ K फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द अप्लायंस गिवन बिलो, ठीक है, तो ये बेसिकली इट इज़ अ हर्ब्स अप्लायंस। हर्ब्स अप्लायंस हेल्प्स लाइन योर मैग्जिला एंड मैंडिबल। मैग्जिला और मैंडिबल को लाइन करने में हेल्प करता है। दिस हेल्प्स इंप्रूव योर बाइट। द हर्ब्स अप्लायंस मूव्स द जॉ फॉरवर्ड व्हाइल पुटिंग द बैकवर्ड प्रेशर ऑन द अपर जॉ, ठीक है, अपर जॉ को बैकवर्ड प्रेशर लगा के नीचे वाले जॉ को फॉरवर्ड लेके जाने में हेल्प कराता है। इट अटैचेस टू बोथ द बैक मोलर्स on the both side of upper and lower jaws. Next is prolonged use of Milwaukee braces result in what? Milwaukee, MILWAUKEE braces. It results in class 2 malocclusion. ठीक है, मिलवॉकी जो ब्रेसेस होते हैं वो इन जनरल टर्म हम स्कोलियोसिस या काइफोसिस के पेशेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डेंटल ब्रेस और डेंटल लाइनिंग। इट इज़ अ फीचर्ड मेटल फ्रेम विद अ रिंग नेक that helps the pelvic girdle and supports the spine, ठीक है। सो इस कंडीशन में अगर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो वो ये पेशेंट में क्लास 2 डेवलप कर देता है, मतलब उसकी स्पाइन जब सीधी होगी तो उसका मैंडिबल पीछे को आ जाता है, ठीक है, तो दैट रिजल्ट्स इन क्लास 2। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इंस्ट्रूमेंट दैट इज गिवन बिलो। इट इज टॉर्क रेंच। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द अबव अप्लायंस। दिस इज अ पेंडुलम अप्लायंस। क्या चीज़ है ये? पेंडुलम अप्लायंस। पेंडुलम अप्लायंस यूजेस लार्ज एक्राइलिक नैंस बटन ऑन द पैलेट फॉर एंकरेज, ठीक है, ये एंकरेज के लिए होता है। कनेक्टेड बाय पावरफुल TMA टाइटेनियम मोलिब्डेनम अलॉय स्प्रिंग्स दैट एक्सटेंड बैक ऑन टू द मोलर ट्यूब्स। ये हमने TMA के हेलिक्स बनाए हुए जो कि एक्सटेंड कर रहे हैं बैक इन टू द मोलर ट्यूब्स, ठीक है। ऑन द अपर मोलर्स पुशिंग द मोलर्स डिस्टली फॉर स्पेस क्रिएशन। इसमें मोलर्स को हम डिस्टली पुश कर रहे हैं फॉर स्पेस क्रिएशन। इसमें हमारे पास एडजस्टमेंट लूप्स होते हैं, दीज आर एडजस्टमेंट लूप्स, हेलिसेस होते हैं और रिटेंशन लूप्स होते हैं, ठीक। अलाउइंग मूवमेंट इन पेंडुलम लाइक आर्क टू करेक्ट द क्लास 2 इश्यूज। जो क्लास 2 मालोक्लूजन के इश्यूज होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए दिस पेंडुलम अप्लायंस इज यूज्ड।
Along with this, there are TMA springs that deliver light continuous force on the palatal aspect of the maxillary permanent molars. Thus, the appliance produces the broad swinging arc of pendulum of force. इसमें swinging arc of pendulum of force लगती है, ठीक, in the upper midline of the palate to the upper molars, जिसकी वजह से मोलर जो है वो पीछे की तरफ जाते हैं in the class 2 cases. Next, a complete denture wearer wants a new denture. ठीक है, एक CD का पेशेंट है जो कि नया डेंचर बनवाने के लिए आया है. ही इज़ फ्रॉम ट्रॉपिकल एरिया. विच मॉडलिंग वैक्स इज प्रेफर्ड फॉर दिस पेशेंट? तो हेयर वी विल यूज टाइप 3 मॉडलिंग वैक्स. ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज में क्या होता है कि वैक्स रिम और रिकॉर्ड जो है डिफॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि हीट इंड्यूस डिस्टॉर्शन हो जाएगी जब आप वैक्स का जो रिम आपने बनाया या जो भी आपने इंप्रेशन लिया उसको लैब तक जब तक आप भेजोगे, अगर आप खुद प्रोसेस नहीं करते हैं तो. ठीक है, तो वी विल यूज टाइप 3 मॉडलिंग वैक्स, दैट इज अ मीडियम हार्ड मॉडलिंग वैक्स, primarily used for denture-based patterns, for recording denture-based patterns in jaw relations. Next, a functional cusp bevel is given at an angle of what with respect to long axis of tooth? अगर long axis of tooth है तो functional cusp bevel उसके 45 degrees के एंगल पे दिया जाता है. कितने एंगल पे दिया जाता है? 45 डिग्रीज के एंगल पे फंक्शनल कस्प बेवल जो है वो दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल. बोन डेंसिटी इन एंटीरियर मैक्सिला इज व्हाट? देखो सिंपल सा तरीका याद रखना है. मैंडिबल में D1, फिर D2, मैंडिबल के पीछे आते आते, फिर D3 इज इन मैक्सिला और पीछे जाते जाते इट विल बी D4. तो एंटीरियर मैक्सिला में क्या रहेगी? D3 डेंसिटी रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को दोबारा घुमा के पूछ लिया. द बोन डेंसिटी ऑफ विच ऑफ द मोस्ट कॉमन इन एंटीरियर मैंडिबल? देखो D1 जो होती है दैट इज द मोस्ट डेंस बोन इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर मैंडिबल. ओके, नाउ मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर इज व्हाट? Most common salivary gland tumor is pleomorphic adenoma. What is it? It is pleomorphic adenoma. The most common tumor of the parotid gland is pleomorphic adenoma, which represents 60% of all the parotid neoplasms. Okay. Next question. Imagine a scenario where 6 has erupted. ठीक है, इंसाइजर इरप्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जो हमारा डेसिडस इंसाइजर है वो शेड ऑफ हो गए और इंसाइजर्स अभी बिल्कुल इरप्टिंग स्टेज पे. परमानेंट इंसाइजर्स अभी बिल्कुल इरप्टिंग स्टेज पे, पूरी तरह से इरप्ट नहीं हुए, बिल्कुल इरप्टिंग स्टेज पर है. ठीक है, व्हाट विल बी द एज ऑफ द चाइल्ड? अगर हमारे परमानेंट मोलर पूरी तरह से इरप्ट कर गए, उनकी रूट कंप्लीशन पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, बट दे हैव इरप्टेड फुली इनटू द ओरल कैविटी, परमानेंट फर्स्ट मोलर, सो 7 years ± 9 months वी कैन से इज द एज ऑफ द चाइल्ड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द रूट? रूट के अंदर इनैमल नहीं होता है. रूट के अंदर डेंटिन होता है, रूट के अंदर सीमेंटम होता है, रूट के अंदर पल्प कैनाल होती है, बट रूट के अंदर इनैमल नहीं होता है. पल्प कैविटी कंटेन 2 main parts, the pulp chamber and the root canals. The pulp chamber is the upper section of the cavity containing within the crown, जो कि contained होती है within the crown of the tooth. The root canals are the lower section of the cavity of the pulp chamber that are found in the tooth roots. ठीक है, लेकिन जो दांत की रूट की तरफ चला गया उसमें इनैमल कभी नहीं हो सकता. नेक्स्ट, गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस. ठीक है, गैंग्रीन परफरेंजिस, वो पूरे को परफरेट करके परफरेंजिस कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट, अ कारपेंटर कट्स हिज फिंगर while working in the factory and presented it for reattachment within the time. ठीक है, कट गई फिंगर और वो रीअटैचमेंट के लिए बिल्कुल सही सलामत फिंगर को ले आया. Why is LA with adrenaline contraindicated in such cases? देखो adrenaline will cause what? It will cause vasoconstriction. Vasoconstriction will lead to ischemia and decreased efficiency of blood flow जो कि बन पाती है. जो नया एनास्टोमोसिस या नई ब्लड वेसल्स की जो सप्लाई बननी है उसी फिंगर में वो एड्रेनलिन रोक देगा, जिसकी वजह से गैंग्रीन हो जाएगा एंड फाइनली इस्चीमिया एंड सेल डेथ एंड rejection of that finger from the body will occur. So that is why we are not giving adrenaline in such cases जहाँ पे amputate होके हम दोबारा उसको दोबारा जोड़ रहे हैं चीज़ों को. Next, inverted champagne bottle leg is seen in which condition? Inverted champagne bottle leg में क्या होता है कि हमारे जो leg है, मान लो नी के नीचे का हिस्सा है, ये हमारी लेग है और इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये पूरा स्वेलअप कर गया है. ठीक है, पूरा स्वेलअप कर गया है और ये हमारे पास गुड आ गया. यहाँ हमारी नी कैप है, ये नीचे का हिस्सा पूरा स्वेलअप कर गया और नीचे ये टुंडू ऐसे हमारे नीचे पैर रह गए. विच इज कंडीशन, किस कंडीशन में देखा जाता है? इट इज सीन इन लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस. कहाँ देखा जाता है? लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस में. फिलारियासिस नहीं कर देना इसमें.
फिलारियासिस में पूरा पैर सूज जाएगा, वेरिकोज वेन्स में भी पूरा पैर सूज जाएगा अगर दिक्कत होती है तो, या फिर पूरा पैर ही पतला हो जाएगा, ठीक है। आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन में भी पूरा पैर ये हो जाएगा। लेकिन इन्वर्टेड शैम्पेन साइन मतलब ऊपर से पतला और नीचे से फिर एकदम से स्वेलिंग, ठीक है, और ये ऊपर गुड आ गया हमारा, ठीक। तो ये इन्वर्टेड शैम्पेन बॉटल लेग साइन हमें लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस में देखा जाता है। नेक्स्ट, अडल्ट डोजेज ऑफ एंटी फाइब्रोनेटिक एजेंट्स ऑफ ट्रांस एक्जेमिक एसिड एंड एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड EACA to be used at the start of surgery and should be continued for a total of 7 days। तो कितनी डोज हम देते हैं? डोज इज रिमेंबर करने वाली चीज़ है ये 1 ग्राम 3 times a day, ठीक है, दैट इज TDS, और 50 मिलीग्राम पर kg 4 times a day देंगे, ठीक। जो ट्रांस एक्जेमिक एसिड है वो 3 times a day दोगे आप, 1 ग्राम दोगे, ठीक है। जो अमीनो कैप्रोइक एसिड है दैट इज एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, जो कि स्टार्ट ऑफ सर्जरी पे आपने देना है, दैट इज 50 मिलीग्राम पर kg 4 times a day यू विल गिव, ठीक है, एंड शुड बी कंटिन्यूड फॉर अ टोटल ऑफ 7 days इवन आफ्टर द सर्जरी। दीज आर एंटी फिब्रिनोलेटिक एजेंट्स, ताकि वहाँ पे जो हमने नई साइट ऑफ अटैचमेंट बनाई है या जहाँ पे भी सर्जरी हुई है वहाँ पर अंदर ब्लड क्लॉट्स या एम्बोलाइज या फिर कोई भी अथेरोस्क्लेरोसिस ना हो पाए। Next is patient reports with post-extraction bleeding that does not stop on application of pressure। post-extraction bleeding है जो कि application of pressure पे भी नहीं रुक रही है। What is to be administered, ठीक है। If you have adrenaline, you can administer that or you can suture it। आप एक गॉज पीस लो, उसमें एड्रेनलिन डालो, उसको उस वुंड के ऊपर प्लेस कर दो और उसको के ऊपर सूचर कर दो, ठीक है। Along with this, aminocaproic acid is used to treat bleeding episodes in people with certain medical conditions only। जैसे कि aplastic anemia, जहाँ पे लैक ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं और लैक ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं, वहाँ पे हम aminocaproic acid को यूज़ करते हैं। aminocaproic acid को हम सिरोसिस ऑफ लिवर के अंदर भी यूज़ करते हैं, प्लेसेंटा अब्रप्शंस के अंदर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर अर्ली सेपरेशन हो गया प्लेसेंटा का इन प्रेगनेंसी तो वहाँ पे भी aminocaproic acid इज यूज्ड। हीमोफीलिया के अंदर यूज़ करते हैं, यूरिनरी ब्लीडिंग के अंदर यूज़ करते हैं और सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स के अंदर यूज़ करते हैं aminocaproic acid को, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पोस्ट एक्सट्रैक्शन ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं जो कि नॉर्मल प्रेशर लगाने से नहीं रुक रहा है, तो क्या एडमिनिस्टर करोगे? यू विल गो फॉर एड्रेनलिन और सूचर इट। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी गिवन टू द हीमोफीलिक पेशेंट्स बिफोर सर्जरी? हीमोफीलिक पेशेंट्स को ट्रांस एक्जेमिक एसिड दिया जाता है फ्रॉम सर्जरी, बिफोर सर्जरी, सॉरी। Let's discuss aminocaproic acid and tranexamic acid as fibrinolytic agents that are used perioperatively to prevent and control excessive bleeding by inhibiting the fibrin clot breakdown। नॉर्मल फाइब्रिनोलिसिस में क्या होता है? प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनता है, प्लाज्मिन डिग्रेड कर देता है फाइब्रिन क्लॉट को और फिर ब्लीडिंग हो जाती है, दैट इज नॉर्मल फाइब्रिनोलिसिस। सर्जिकल ट्रॉमा से प्लाज्मिन की जनरेशन इंक्रीज कर जाती है बॉडी के अंदर, कि हमारे जो क्लॉट्स हैं उनको हम बॉडी के अंदर जो है उसको डिसलॉज कर दें या फिर उसको डिग्रेड कर दें फाइब्रिन के क्लॉट्स को, ठीक है। लेकिन वो एरिया जो है वो हील कराने के लिए हमारे को क्लॉट चाहिए, सो वी गिव एंटी फाइब्रिनोलिटिक एजेंट्स, ठीक। इसमें आता है aminocaproic acid दैट इज एप्सिलॉन aminocaproic acid जिसको कि EACA बोलते हैं। प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है? दिस इज सिंथीन लाइजीन एनालॉग competitively inhibits plasminogen and plasmin binding to fibrin, ठीक है। ये लाइजिन के साथ बाइंड कर जाता है जिससे कि लाइजिन अब फाइब्रिनोजन या प्लाज्मिनोजन या प्लाज्मिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता, तो फाइब्रिन नहीं बनेगा, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन, ठीक है। लाइजिन के साथ जब बाइंड कर जाएगा तो ये प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन नहीं बनने देगा, प्लाज्मिन की प्रोडक्शन इनहिबिट होगी तो प्लाज्मिन बनेगा नहीं, तो इंटरेक्ट कैसे करेगा? तो इससे फाइब्रिन का क्लॉट जो है उसकी डिग्रेडेशन कम हो जाती है, जिससे फाइब्रिन क्लॉट जो है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं और डिक्रीज सर्जिकल ब्लीडिंग हो जाती है पोस्ट ऑपरेटिवली, मतलब सर्जिकल ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। अगली बात आती है ट्रांस एक्जेमिक एसिड की। ये दिस इज मोस्ट पोटेंट और मोर पोटेंट सिंथेटिक लाइजिन एनालॉग देन aminocaproic एसिड। ये और ज़्यादा हैवी कंडीशन में देते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया की बात अभी हमने की। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करवा देगा ऑफ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन। स्टेप वाइज क्या हो रहा है? लाइजिन बाइंडिंग साइट्स जो प्लाज्मिनोजन के ऊपर है उसके ऊपर जाके बाइंड कर जाएगा। अब प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन नहीं बनेगा, प्लाज्मिन नहीं बनेगा तो फाइब्रिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी, ठीक है। फाइब्रिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी तो फाइब्रिन का मैट्रिक्स स्टेबलाइज रहेगा, यानी ब्लड क्लॉट जो है वो स्टेबलाइज रहेगा
both intraoperatively if you want it, and both post-operative blood loss will be stabilized. Next, all of the following are seen in superficial burns except what? Superficial burns में आपको blisters दिखाई देंगे. You will accompany pain and there will be blanching on pressure. ठीक है, जो superficial blisters होते हैं और या फिर superficial जो burns होते हैं वो scar formation नहीं करवाते इतनी ज़्यादा. ठीक है, so there will be no healing with scar formation. Okay, तो ये वाला ऑप्शन हम रूल आउट कर देंगे कि स्कार फॉर्मेशन इसमें नहीं होगी. नेक्स्ट, रेड टैग्स इन ट्राइएज इंडिकेट्स व्हाट? रेड टैग्स इन ट्राइएज इंडिकेट्स इमीडिएट एक्शन. ओके, अ रेड टैग इंडिकेट्स द मोस्ट अर्जेंट ट्रीटमेंट नीड. सबसे ज़्यादा अर्जेंट ट्रीटमेंट नीड रेड टैग को चाहिए रहती है. द इंडिविजुअल हैज सफर्ड लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज बट हैज सम चांसेस फॉर सर्वाइवल इफ ही और शी रिसीव्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन. So he is given red tag. He or she is given red tag. उसके बाद बात आती है a female presents with exertional breathlessness since 4 months. एक फीमेल है जिसको कि ब्रेथलेसनेस हो जा रही है, कुछ भी काम कर रही है, 4 महीने से ऐसा हो रहा है. मिड डायस्टोलिक मर्मर इज हर्ड एट द एपेक्स ऑफ हार्ट. ये चीज़ हमारी डायग्नोस्टिक है हमारे क्वेश्चन के लिए. मिड डायस्टोलिक murmur is heard at the apex of heart. What is the diagnosis? The diagnosis will be mitral stenosis. What is happening? There is mitral stenosis. Next, which of the following is not administered for management of acute asthmatic shock? तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? IV अमीनोफिलिन यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन यूज़ कर सकते हैं और 100% ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं. बट इनहेलेशनल क्रोमोग्लाइकेट वी डू नॉट यूज़. Inhalational chromoglycate is not used in acute asthmatic attacks because इसका कोई bronchodilator action नहीं होता है. ठीक है, इट डज नॉट हैव अ ब्रोंकोडायलेटर एक्शन. ये बेसिकली क्या करता है, इसको हम प्रिवेंशन के लिए देते हैं. ये मास्ट सेल की मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइज करता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स को मास्ट सेल से इनटू द मास्ट सेल्स कैल्शियम इन्फ्लक्स को उसको रोकता है, जिससे कि डीग्रैनुलेशन को इनहिबिट कर देता है, जिससे रिलीज ऑफ इनहिबिटर्स जैसे कि हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर ये जो है वो कम हो जाता है. अगर मास्ट सेल डिग्रेड होता है तो उससे हिस्टामिन निकलेगा, ल्यूकोट्राइन निकलेंगी, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेंगी और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर निकलेंगे. तो उनका जो डीग्रैनुलेशन है वो कैल्शियम के इन्फ्लक्स से होता है. ये कैल्शियम के इन्फ्लक्स को होने नहीं देगा, इससे ये स्टेबलाइज कर देगा मास्ट सेल की मेम्ब्रेन को. ठीक है, तो कोई भी ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट नहीं कर रही है, ये सिर्फ मास्ट सेल के ऊपर एक्ट कर रहा है. तो एक्यूट अटैक मतलब उसी टाइम अटैक है, उसी टाइम आप क्या यूज़ करोगे, उसी टाइम इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. इसको प्रोफाइलैक्टिकली यूज़ किया जाता है ताकि अटैक्स की जो फ्रीक्वेंसी है, अटैक्स की जो सिवियरिटी है उसको कम किया जा सके. ठीक है, इट इज़ यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा एंड प्रिवेंशन ऑफ एलर्जन इंड्यूस अस्थमा. नेक्स्ट, 60-year-old chronic alcoholic patient presents with ataxia, confusion, altered consciousness. He also has unsteady gait. Which vitamin deficiency is there in the subject? There is vitamin B1 deficiency or thiamine deficiency in the subject that is reduced by the enzyme activity through several mechanisms including inadequate dietary intake, and there is malabsorption of vitamin B1 from gastrointestinal tract due to alcoholic use. क्रॉनिक अल्कोहलिक कंजम्पशन की वजह से जो थियामिन है वो ढंग से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ना ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब हो पाता है. एंड देयर इज इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ थियामिन इन द सेल्स. क्या हो जा रहा है, देयर इज इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ थियामिन इन द सेल्स दैट लीड्स टू सिम्टम्स सच एज एटैक्सिया, confusion and altered consciousness. Next, a male patient presented with complaint of muscle weakness and numbness in both the legs, which is increasing gradually. Physical examination of the patient shows scissor gait. It is most likely due to what? Scissor gait आ गया, ठीक है. Scissor gait आ गया तो there will be a motor neuron lesion. And upper motor neuron lesion में ही हमारे पास जो numbness है वो दोनों टांगों में दिखाई देती है. ठीक, मसल वीकनेस हो जाती है, उसके साथ साथ सीजर गेट शुरू हो जाता है. ठीक, नेक्स्ट, यंग फीमेल इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज डायग्नोस्ड विद प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम infection. She has already taken quinine. What other drug should be given along with this so that her condition does not worse? We will give clindamycin. So clindamycin is relatively safe in the first trimester and it acts slowly on the parasite's epicoplast. ठीक है, पैरासाइट के ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है और उसकी प्रोटीन सिंथेसिस 50S राइबोसोमल सब यूनिट की सिंथेसिस जो है उसको बंद कर देता है. ठीक है, और इससे ये पैरासाइट की जो क्लियरेंस है
उसको इंक्रीज करवा देगा, जो कि इस केस में हमारे पास प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का इन्फेक्शन है। नेक्स्ट 3-year-old boy presents with pallor and weakness. He is from a pure vegetarian family and he also gives a history of consumption of goat milk. Which of the following is likely to be condition which he is suffering from? उसने क्या बोलते हैं गोट मिल्क पिया है, ठीक है, तो वहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 is a water soluble vitamin that is derived from the animal products such as red meat, dairy and eggs. Intrinsic factor is a glycoprotein that is produced by the parietal cells in the stomach and necessary for the absorption of vitamin B12 in the terminal ileum. Once absorbed, vitamin B12 is used as a cofactor for enzymes that are involved in the synthesis of DNA, fatty acids and myelin. As a result, vitamin B12 deficiency can lead to hematological and neurological symptoms. Vitamin B12 is stored in excess in the liver. However, in the cases in which the vitamin B12 cannot be absorbed, ऐसे केसेस जहाँ पे vitamin B12 लंबे टाइम तक एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है हमारी डाइटरी इंसफिशिएंसी या मैल एब्जॉर्प्शन या लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर से, तो विटामिन B12 के जो स्टोर्स हैं डिप्लीट हो जाते हैं एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 occurs. दैट इज द रीजन फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. इसके साथ साथ जो गोट का मिल्क होता है उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और ज़्यादा होती है, विटामिन B12 और कम होता है गोट के मिल्क के अंदर, तो वहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अकर होने के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं. नेक्स्ट 35-year-old मेल पेशेंट्स गिव अ हिस्ट्री ऑफ स्नेक बाइट्स एंड प्रेजेंट टू द क्लिनिक एज शोन इन द इमेज गिवन बिलो. बिल्कुल मदहोश हो चुकी हैं आंखें आधी से ज़्यादा बंद हो चुकी हैं, होंठ जो है उनमें क्या बोलते नीलापन शुरू हो गया. सो व्हाट इज़ द कंडीशन? What is the condition of eyes? How will you say what eyes are? Eyes में tosses हो जाती है. Tosses means drooping of eyelids will be seen in this snake bite case. Next, in a patient suffering from diabetic nephropathy, what is the earliest marker of the disease? इसमें माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया देखा जाता है, मतलब स्मॉल क्वांटिटीज़ में एल्ब्यूमिन जो है वो यूरिन से निकलना शुरू हो जाता है इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी. ठीक. नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स इन इंडिया इज व्हाट? मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स इन इंडिया उसका सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है लेप्रोसी. ठीक है. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ न्यूरोमेलाइटिस ऑप्टिका, द रिलैप्सिंग फॉर्म एंड द मोनोफेजिक फॉर्म. दो फॉर्म्स होती हैं, एक रिलैप्सिंग फॉर्म होती है, एक मोनोफेजिक फॉर्म होती है. द रिलैप्सिंग फॉर्म इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म. Relapsing form is the most common form. The monophasic form, which is less common, causes a single episode of neuromyelitis optica that can last for several months. Neuromyelitis optica को हम leprosy भी बोलते हैं. People with this condition can also have lasting muscle weakness or paralysis, and along with this paralysis there could be vision loss. In India, the most common cause of monophasic neuritis is leprosy. Next, a 30-year-old male patient on examination reveals recurrent episodes of common cold, sneezing, cough with expectoration for past 10 years, exertional shortness for past 5 years. रेडियोग्राफ जब साइनसिस का लिया गया तो उसमें म्यूकोजल थिकनिंग देखी गई और मैक्सिलरी साइनस में बहुत ज़्यादा थिकनिंग प्रेजेंट थी. एक्सल सीटी सब लिया गया तो अब्डोमेन में साइटस इन्वर्टस देखा गया इन लिवर एंड इंफीरियर वेना कावा. ठीक. ऑन द लेफ्ट एंड द स्प्लीन एंड ऑटा ऑन द राइट. सीटस इनवर्सस जो है वो लिवर और आईवीसी पे देखा गया ऑन द लेफ्ट और स्प्लीन और ऑर्टा पे देखा गया ऑन द राइट. व्हाट विल बी द फॉलोइंग डिजीज दैट इज टू बी सस्पेक्टेड? सीटस इनवर्सस का मतलब होता है कि हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो इन्वर्स हो जाते हैं, फिर मिरर हो जाते हैं इनटू द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, मतलब नॉर्मल अनाटमी से वो उल्टे हो जाते हैं, एग्जैक्ट उल्टी जगह पे पहुंच जाएंगे. ये जेनेटिक सिंड्रोम जैसे कि कार्टा जर्नर सिंड्रोम में देखा जाता है या हार्ट डिफेक्ट्स वगैरह के कंजेनाइटल जो जेनेटिक सिंड्रोम होते हैं उनमें देखा जाता है. इसका आंसर भी हमारे पास है कार्टा जर्नल सिंड्रोम. कार्टा जर्नर दैट इज KARTAGENER सिंड्रोम. ओके, ये सिंड्रोम हम किसके बेसिस पे डायग्नोस कर रहे हैं? जो हमारी इन्वर्सिंग हो गई है, साइनस इन्वर्सस, साइटस इन्वर्सस जो हो गया है, SITUS इन्वर्सस, दैट इज इन्वर्जन ऑफ द ऑर्गन्स और मिररिंग ऑफ द ऑर्गन्स. उसके बेसिस पे हम इस डिजीज़ को एज अ कार्टा जर्नर सिंड्रोम डायग्नोस कर रहे हैं. नेक्स्ट, 50-year-old मेल पेशेंट्स कम्स टू योर हॉस्पिटल विद फीवर, नाइट स्वेट्स, फटीग, वेट, एपेटाइट लॉस. ही ऑल्सो हैज़ कंप्लेन ऑफ जॉइंट पेन्स. उसको जॉइंट पेन भी है उसके साथ. ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन दिस वॉज सीन ऑन द पेशेंट विद साइड ऑफ हिज टो. टो जो है उसका, जो पैर है उसका, उसके एक साइड पे एक नीला धब्बा बन गया, एक हिमेटोजीनस
मतलब एक धब्बा बन चुका है. What is it? It is a Janeway lesion. Janeway lesion. ठीक है, Janeway lesion. Janeway lesions are painless, small, flat or bluish spots or papules or macules usually seen on palms and soles. कहाँ देखा जाएगा? पाम और सोल पे देखा जाएगा ज़्यादातर. Indicating serious conditions like infective endocarditis, that is infection of heart, या फिर कोई भी बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस अगर है तो वहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिजीज विद द गिवन मोड ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ड अपॉन द पेडिग्री एनालिसिस चार्ट गिवन बिलो इन द 3 जनरेशंस. ठीक है, ये हमारे पास पेडिग्री का एनालिसिस दे रखा है. मेल और फीमेल थे, उसमें से मेल कैरियर था एक हिसाब से, या फिर मेल अफेक्टेड था, जिससे एक अफेक्टेड फीमेल पैदा होती है और एक अफेक्टेड मेल पैदा होता है. ठीक है, और दोबारा से जब ये होता है तो उसमें भी एक अफेक्टेड फीमेल पैदा होती है. अब यहाँ पे एक और बार ये होता है तो इसमें अफेक्टेड मेल, अगर फीमेल अफेक्टेड पैदा हुई है, फीमेल अफेक्टेड आगे ब्रीड कर रही है, तो एक अफेक्टेड फीमेल और एक अफेक्टेड मेल पैदा हो रहा है. ठीक, सो व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ डिजीज़? नीचे डिजीज़ का नाम लिखा हुआ है. 4 डिजीज़ दी हैं: ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, रेड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, एकॉन्ड्रोप्लेजिया एंड हीमोफीलिया. ये जो हमारे पास चार्ट है, दिस इज ऑफ एकॉन्ड्रोप्लेजिया. किसका है? एकॉन्ड्रोप्लेजिया का चार्ट है. एकॉन्ड्रोप्लेजिया यूनिवर्सल ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो करता है बाय अफेक्टिंग FGFR3 जीन म्यूटेशन, FGFR3 म्यूटेशन, जिसकी वजह से डॉर्फिज्म हो जाता है. नेक्स्ट, लाइट्स क्राइटेरिया कंसिडरिंग प्लूरल एंड सीरम LDH फॉर इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट इज व्हाट? ठीक है, इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट के लिए प्लूरल LDH और सीरम LDH की जो रेशो होती है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.6. ठीक है, प्लूरल लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की रेशो जो कि दैट विल बी ग्रेटर देन 0.6. लाइट्स क्राइटेरिया हैव बीन रिकमेंडेड फॉर यूज व्हेन द प्लूरल प्रोटीन इज बिटवीन 25 एंड 35 ग्राम पर लीटर. जब प्लूरल प्रोटीन इतना होता है तब हम लाइट क्राइटेरिया यूज करते हैं. एंड इट डिफाइंस एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन्स एज हैविंग ईदर अ रेशो ऑफ ग्रेटर देन 0.5. ठीक है, बिटवीन टोटल प्लाज्मा प्लूरल प्रोटीन एंड प्लाज्मा प्रोटीन. ठीक है, प्लूरल प्रोटीन और प्लाज्मा प्रोटीन के बीच में रेशो जो है 0.5 से ज़्यादा होती है नॉर्मली, अगर हमारा जो प्लूरल प्रोटीन है वो 25 से 35 ग्राम के बीच में प्रेजेंट है. ठीक है, उससे पता चलता है कि हमारे पास एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. ठीक, उसके सेकंड आती है बात, एक रेशो आती है अगर 0.6 से ज़्यादा हम रेशो देखते हैं वहाँ पे प्लूरल और प्लाज्मा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के बीच में देखते हैं. ठीक है, थर्ड कंडीशन आती है कि प्लूरल LDH देन हायर देन 2/3 ऑफ द नॉर्मल सीरम लेवल. प्लूरल LDH जो है तीसरी कंडीशन में हायर हो जाता है देन 2/3 ऑफ सीरम लेवल्स. इन तीनों क्राइटेरिया में से अगर एक भी पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब है कि एक्सुडेट प्रेजेंट है. This means that exudate is present. Plural exudates are present. They are highly sensitive, nearly 100% sensitive. ठीक है, और जो टेस्ट है वो हाईली सेंसिटिव है और ये एक्सुडेट को एकदम झट से पहचान लेता है, जो कि कई कंडीशन जैसे कि न्यूमोनिया या फिर कैंसर या TB में इंक्रीज कर जाता है प्लूरल एक्सुडेट. ठीक है, उसको नहीं होने देना हमने. सो इस एक्सुडेट को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए वी हैव लाइट्स क्राइटेरिया. ठीक है, जो अभी हमने 3 बात की है. नेक्स्ट, द स्किन अल्सरेशन और स्किन लीजन एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस इज व्हाट? अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ जो स्किन लीजन एसोसिएटेड है दैट इज पायोडर्मा गैंग्रीनोसम. पायोडर्मा गैंग्रीनोसम. ठीक है, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम इज अ रेयर अल्सरेटिव स्किन डिजीज पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रोफिलिक एंड ऑटो इन्फ्लामेटरी डर्मेटोसिस. इट्स पैथोजेनेसिस इज अननोन. Although the immune pathways have been implicated, lesion biopsy show predominantly neutrophilic infiltrate इसमें दिखाई देता है. इंसिडेंस जो होते हैं दिस पायोडर्मा गैंग्रीनोसम का ओनली अकर्स एट एनी एज बट मोस्ट कॉमनली बिटवीन 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज. किसी भी एज में आकर कर लेता है लेकिन 20 से 50 साल की एज में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. व्हेन स्लाइटली हायर इंसिडेंस इज इन वुमेन. अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द पेशेंट्स विद द पायोडर्मा गैंग्रीनोसम have also another disease associated. ठीक है, the most common disease that is associated with pyoderma gangrenosum is inflammatory bowel disease, particularly Crohn's disease, ulcerative colitis. Local treatment may be sufficient for mild cases, while for severe cases the systemic immunosuppressants are required. ठीक है, severe cases के लिए systemic immunosuppressant required होते हैं यहाँ पे. Next, serum acid phosphatase levels are elevated in what? Serum acid phosphatase levels are
एलिवेटेड इन कार्सिनोमा प्रोस्टेट। इन चारों ऑप्शन में से कार्सिनोमा प्रोस्टेट दिया हुआ है, लंग कार्सिनोमा दिया है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा दिया है और एमआई दिया हुआ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसमें से एसिड फॉस्फेटेज के लेवल प्रोस्टेट के कैंसर में इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स ऑन एंजाइना इज व्हाट। जब बीटा ब्लॉकर्स एंजाइना के ऊपर जब एक्शन करवाते हैं तो उसमें दे डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ हार्ट। ओके, अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। नॉर्मली अगर कॉरोनरी ब्लड फ्लो कम होता है या फिर ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है तो दैट लीड्स टू एंजिना और चेस्ट पेन। ठीक है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड नहीं मिल पा रही है तो वहाँ पे हमारे पास चेस्ट पेन हो जाती है। सेरेब्रल या फिर कॉरोनरी ब्लड फ्लो कब कम होगा? कॉरोनरी ब्लड फ्लो तब कम होगा जब वेजोस्पाज्म हो जाएगा या फिक्स्ड सिनोसिस हो जाएगी, स्टेनोसिस या फिर थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। वेजोस्पाज्म, फिक्स्ड स्टेनोसिस या थ्रोम्बोसिस अगर होता है तो कॉरोनरी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, इससे एंजिना हो सकता है। हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करेगी, आफ्टर लोड इंक्रीज कर जाएगा, प्री लोड इंक्रीज कर जाएगा, इससे ऑक्सीजन की कंजम्पशन इंक्रीज कर जाएगी, एंजिना हो जाएगा। Now what will beta blockers do in angina? The therapeutic doses of beta blockers are effective in angina because they decrease the cardiac oxygen demand. कार्डियक ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देता है, जो मेन मैकेनिज्म है। इससे क्या होगा कि हार्ट रेट रिड्यूस हो जाता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो हार्ट पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, एंजिना कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये कि दे इंक्रीज द मायोकार्डियल परफ्यूजन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द हार्ट, मेनली सब एंडोकार्डियल रीजन्स, ड्यू टू ऑगमेंटेड डायस्टोलिक परफ्यूजन टाइम। क्योंकि डायस्टोलिक परफ्यूजन टाइम जो है वो जो रेस्टिंग टाइम है वो कम हो गया, उसकी वजह से ये परफ्यूजन को इंक्रीज करवा रहा है। ठीक, या ऑल्टर हो गया है, जो भी हमारा डायस्टोल का टाइम था वो ऑल्टर हो गया है किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे भी हमारे हार्ट पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। देयरफॉर दे आर इफेक्टिव इन क्रिएटिंग क्रॉनिक प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एक्सर्शनल एंजिना एंड इन एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ अनस्टेबल एंजाइना। They are not affected in variant angina, where instead they may be dangerous by causing coronary vasoconstriction. High doses may cause undesirable effects. High doses may cause undesirable effects due to increased end diastolic volume and increased ejection time. क्योंकि डायस्टॉल में ज़्यादा रहेगा तो इंक्रीज इजेक्शन टाइम हो जाएगा, तो हाई डोज नहीं देनी है बीटा ब्लॉकर की। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेग्नेंट लेडी इन हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंसेस फीवर एंड सोर थ्रोट। फीवर है, सोर थ्रोट है। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस वर डन एंड हाई टाइटर्स ऑफ IgM एंटीबॉडीज वर फाउंड। IgM एंटीबॉडी के हाई टाइटर मिले थे इसके अंदर। दिस इंडिकेट्स व्हाट? हाई टाइटर्स ऑफ IgM एंटीबॉडीज, दे इंडिकेट द एक्यूट इन्फेक्शन एंड हाई रिस्क ऑफ प्लेसेंटल ट्रांसमिशन। ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन का रिस्क दिखाता है IgM के हाई टाइटर, और हाई रिस्क ऑफ प्लेसेंटल ट्रांसमिशन दिखाता है कि अगर प्रेग्नेंट वीमेन है तो बेबी के अंदर भी ये इजीली जा सकता है, वायरस इजीली जा सकता है, जो भी इसको फीवर और सोर थ्रोट करवा रहा है। नेक्स्ट, 70-year-old मैन प्रेजेंटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी विद स्ट्रोक एंड पार्शियल पैरालिसिस। दो चीज़ें हैं, स्ट्रोक है, पार्शियल पैरालिसिस है। सब्सिक्वेंटली ऑन ऑटोप्सी ऑफ द ब्रेन दिस नेक्रोलिसिस वॉज विजिबल। ठीक है, तो किस तरह की नेक्रोलिसिस होगी वो विजिबल होगी इस केस में? द नेक्रोलिसिस विल बी लिक्विफैक्टिव नेक्रोलिसिस। ठीक है, जिसमें पार्शियल पैरालिसिस हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, और स्ट्रोक होने के बाद डेथ हो जाती है उसकी, तो ऑटोप्सी हो रही है। ऑटोप्सी में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस विल बी विजिबल। नेक्स्ट, 32-year-old वुमेन वाज ऑन मेंटेनेंस थेरेपी विद वारफेरिन फॉर लेग वेन थ्रोम्बोसिस। लेग वेनस थ्रोम्बोसिस के लिए वारफेरिन का यूज़ कर रही है। द डोज वर एडजस्टेड बाय रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ INR। रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ INR की गई विद 4 milligram टेकन डेली एट बेड टाइम। 4 milligram डोज जो थी वो डेली एट बेड टाइम जो वो ले रही थी। शी डेवलप डेंटल इन्फेक्शन फॉर विच शी वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल एंड वॉज गिवन इंजेक्शन सेफिट्राक्सोन 1 gram IV 8 hourly. On the third day she started bleeding per vagina. ठीक है, फ्रॉम वजाइना शी स्टार्टेड ब्लीडिंग एंड रिपोर्टेड पासिंग ऑफ डार्क यूरिन। हीमोग्लोबिन डिक्रीज करता जा रहा था उसका, और उसका INR बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता जा रहा था। ठीक है, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस? जो दोनों हमारे पास ड्रग्स जो हैं, दैट इज सेफिट्राक्सोन प्लस वारफेरिन, उनका एडिटिव इफेक्ट होता है, या फिर इकट्ठे होकर वो एड अप हो जाते हैं। ठीक है, और उनका इफेक्ट जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक होता है। सो इट लेड टू हाइपर थ्रोम्बोसाइटोपेनिक इफेक्ट इन दैट वुमेन। मतलब इस वुमेन के अंदर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो डिक्रीज हो गया होगा। क्यों? क्योंकि वारफेरिन के साथ हमने सेफ्ट्राक्सोन जो है वो IV दे दिया है।
Next, a child was reported to the hospital with large head, prominent frontal bones. The eye sockets were widely spaced and the eyes of the child were protruded. ठीक है. Jaws were open constantly. मुंह खुला ही है. Hurler syndrome was diagnosed. Hurler syndrome was diagnosed. Which of the following features will be seen in child as characteristic feature? इस चाइल्ड के अंदर प्रोग्रेसिव कॉर्नियल क्लाउडिंग देखी जाएगी. ठीक है. बच्चे के अंदर जब हम आइज़ की रिपोर्ट्स को अगर हम चेक करें या रेफर करें, सो देयर विल बी अ रेफरेंस ऑफ प्रोग्रेसिव कॉर्नियल क्लाउडिंग आंखों की. नेक्स्ट, डायबिटिक पेशेंट वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. हिज ब्रेथ वॉज ऑफ फ्रूटी स्मेल आ रही थी उसके मुंह से. ही वॉज डायग्नोस्ड विद डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. व्हाट रिस्पॉन्स फॉर दिस फ्रूटी स्मेल? व्हाट इज द रिस्पॉन्स फॉर दिस फ्रूटी स्मेल? क्यों आ रही है फ्रूटी स्मेल? दिस इज ड्यू टू एसीटोन्स, फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन्स. ठीक है, एसीटोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दिस फ्रूटी स्मेल. नेक्स्ट, स्पेसिफिक मार्कर फॉर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इज व्हाट? एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के लिए जो स्पेसिफिक मार्कर है दैट इज सीरम लाइपेज टेस्ट. व्हाट इज इट? सीरम लाइपेज test. Pancreatitis, it is an inflammatory disorder of pancreas. We know that. It's a clinical discourse of disorder which ranges from mild disease to multiple organ dysfunction and death. इसमें हमारे पास माइल्ड डिजीज भी हो सकती है या फिर मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन भी हो सकता है, उसके साथ डेथ भी हो सकती है. गाइडलाइंस फॉर डायग्नोसिस ऑफ पैनक्रियाटाइटिस कॉमनली स्टिपुलेट द प्रेजेंस ऑफ 2 of the 3 फॉलोइंग क्राइटेरिया. सबसे पहले आता है कि टिपिकल अब्डोमिनल पेन पेशेंट को रहती है. सीटी की फाइंडिंग्स कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और अमाइलेज और लाइपेज के लेवल 2 times या 3 times हो जाते हैं बॉडी के अंदर. अमाइलेज या लाइपेज के लेवल्स बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर, अपर लिमिट क्रॉस कर जाते हैं बॉडी के अंदर. ठीक है. लाइपेज इज एन एंजाइम दैट कैटलाइजेज द ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स. लाइपेज क्या करती है? ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ती है. पैनक्रियाटिक लाइपेज कंटेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 100 times दैट ऑफ द स्मॉल लिवर एंड इंटेस्टाइन. तो सोच लो कि कितना लाइपेज का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जा रहा है. जो लिवर और इंटेस्टाइन मिल के पैनक्रियाज बना रही हैं उससे 100 folds ज़्यादा लेवल प्रोड्यूस करने की ताकत होती है पैनक्रियाज के पास. तो ये अगर इंक्रीज़ करता है, ठीक है, तो टोटल बॉडी में लाइपेज कंटेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा जिससे कि बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा इनिशिएट हो जाएगा. ठीक है. एंड द पैनक्रियाटिक टू सीरम लाइपेज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट गेट्स क्लोज टू 20,000. अब अगर लार्ज अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स ब्रोकन डाउन हो रहे हैं, मतलब लिपोलिसिस अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो फ्री फैटी एसिड बनाएगा. जो फ्री फैटी एसिड है कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट होगा. अब ये कीटोन बॉडीज़ बॉडी में कीटोसिस करवा देगा और सीवियर कीटो एसिडोसिस करवा देगा. और कीटो एसिडोसिस, मेटाबॉलिक कीटो एसिडोसिस जो है वो एनायन गैप को भी चेंज कर देता है. डिहाइड्रेशन और किडनीज में जो बैलेंस होता है उसको भी चेंज कर देता है. ठीक है. इसकी वजह से फाइनली कीटो एसिडोसिस का बहुत सीवियर कंडीशन भी बन सकती है जिससे कि मेंटल स्टेट ऑल्टर हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है और कोमा हो सकता है इन सीवियर केसेस. नेक्स्ट, डॉक्सीसाइक्लिन बाइंड्स टू 30th सबयूनिट ऑफ राइबोसोम्स. ऑन विच साइट ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए डू अमीनो एसिड बाइंड? ठीक है. टीआरएनए की कौन सी साइट पे अमीनो एसिड बाइंड करता है, किस सब यूनिट पे बाइंड करता है? तो आंसर इज 3-CCA के ऊपर बाइंड करता है. 3-CCA. नेक्स्ट, पेशेंट्स ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड वर सिलेक्टेड फॉर स्टडिंग एफिकेसी सेफ्टी ऑफ अ ड्रग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस? अगर हम बहुत ज़्यादा डाइवर्स बैकग्राउंड से पेशेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर स्टडिंग द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ द ड्रग, देन इट विल कम अंडर फेज 3 ऑफ ड्रग स्टडी. कौन सी स्टडी? फेज 3 ऑफ ड्रग स्टडी. नेक्स्ट, अ 14-year-old बॉय weighing 30 kg is brought with continuous fever since past 7 days. The boy also complains of abdominal pain, bloating, vomiting, weakness and malaise. Abdominal pain है, bloating है, weakness है, malaise है. Provisional diagnosis was of typhoid that was made within initial 2 days and antibiotic was given. Within 2 days of the medicine he started developing bleeding from the gums. ठीक है. Which of the following antibiotic can cause bleeding from the gums जो आप टीबी में दोगे? ठीक है. तो दैट इज सेफ्ट्राइक्सोन. सेफ्ट्राइक्सोन जो है ये ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स इनिशिएट करवा देता है. क्यों? क्योंकि इसका जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक इफेक्ट होता है, सेफ्ट्राइक्सोन का थ्रोम्बोसाइटोपेनिक इफेक्ट होता है. तो ये ब्लड में प्लेटलेट्स का लेवल बहुत ज़्यादा कम करवा देगा और जहाँ पर भी छोटा मोटा ट्रॉमा हो रहा है, जैसे हमारे जब गम्स मूव करते हैं, जब हम चबाते हैं कुछ, तो थोड़ा मोटा ट्रॉमा होता है, तो वहाँ पे वो हील नहीं हो पाता एंड इट कॉजेज ब्लीडिंग. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज NASA, NASA, that is noradrenergic and
स्पेसिफिक सीरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एमीनेप्टिन, टीनानेप्टिन, डुलेक्सटिन, लेकिन हमारा जो आंसर है दैट इज मिरटाजापाइन। मिरटाजापाइन जो है वो नासा होता है, NASSA होता है, दैट इज नॉन एड्रेनर्जिक एंड स्पेसिफिक सीरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। मिरटाजापाइन, MIRTAZAPINE। Next, in a patient with history of endocarditis and allergic to penicillin, history of endocarditis है and he is allergic to penicillin, what drug should be given? You can give clindamycin. Okay, you will not go with gentamicin, vancomycin, ceftriaxone क्योंकि ये सारे penicillin derived हैं. ठीक है, you will go with clindamycin because it is safest drug that could be given in the patient with allergic history to penicillin. इन जनरल जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अगर दें तो हम उसको अमॉक्स दे देते हैं, अमॉक्सिसिलिन 2 ग्राम, ठीक है, IV या फिर जो भी हमने डोज देनी है उसके हिसाब से। अडल्ट में 2 ग्राम देते हैं, चिल्ड्रन में हम 50 मिलीग्राम पर केजी देते हैं। ठीक, 50 मिलीग्राम पर केजी और मैक्सिमम 2 ग्राम एक दिन में आप दे सकते हो, मैक्सिमम 2 ग्राम एक दिन में और 50 मिलीग्राम पर केजी। अब एलर्जिक है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जैसे कि अमॉक्सिलिन से या फिर पेनिसिलिन से, तो वी विल गो फॉर क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन हम देते हैं 600 मिलीग्राम OD। 600 मिलीग्राम हम दिन में एक टाइम देंगे, ठीक है, और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके दे सकते हैं। इसके अलावा हम दे सकते हैं क्लिंडामाइसिन 20 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है, इन चिल्ड्रन, और मैक्सिमम डोज होती है वो 600 मिलीग्राम होती है चिल्ड्रन के अंदर क्लिंडामाइसिन की। क्लिंडामाइसिन नहीं देनी है तो एजिथ्रोमाइसिन दे दो। एजिथ्रोमाइसिन विल बी 500 मिलीग्राम, ठीक, और एजिथ्रोमाइसिन का चिल्ड्रन में डोज आ जाएगा 15 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन में नहीं देनी है तो यू कैन गिव क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये भी 500 मिलीग्राम आती है। क्लैरिथ्रोमाइसिन 15 मिलीग्राम पर केजी आप बच्चों में दे सकते हो, और मैक्सिमम डोज इनकी 600 से नीचे रखनी है, 600 मिलीग्राम से नीचे रखनी है, ठीक है। ओरल टॉलरेंस की बात करते हैं। ओरल टॉलरेंस में यू विल गिव एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन 2 ग्राम IM IV दे सकते हो या फिर एम्पिसिलिन दे सकते हो अब 50 मिलीग्राम पर केजी IM और IV, ठीक। ओरल इनटॉलरेंस है टू पेनिसिलिन एलर्जी। ओरल इनटॉलरेंस है प्लस पेनिसिलिन एलर्जी, ठीक है। पर ओरल इनटॉलरेंस का मतलब है मुंह से नहीं ले सकता वो, खाने से नहीं ले पाएगा, तो आप उसमें IM या IV देते हो, एम्पिसिलिन जो आप दे रहे हो। अब ओरल इंटॉलरेंस है, उसके साथ पेनिसिलिन एलर्जी है, तो आप कौन सा IV दोगे? यू विल गो फॉर सेफाजोलिन 1 ग्राम IM और IV, या फिर क्लिंडामाइसिन 600 मिलीग्राम IV, ठीक है। बच्चों में ये डोज क्लिंडामाइसिन की 15 मिलीग्राम पर केजी हो जाती है, IV की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप 600 मिलीग्राम में दे सकते हो, और सेफाजोलिन जो है बच्चों में वो 25 मिलीग्राम पर केजी की डोज होती है IM या IV, और मैक्सिमम डोज आप 1 ग्राम ही दे सकते हो पर डे। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इन वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज व्हाट? ठीक है, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस हो चुका है तो यू विल गो फॉर लिनेजोलिड, ठीक है, लिनेजोलिड। Linezolid is considered to be the ideal reserve drug for treatment of vancomycin resistant enterococcus species VRE and vancomycin resistance staphylococcus aureus, that is VRSA। कौन देते हैं? Linezolid। Next, allopurinol, it is a drug that is used for treatment of gout. It causes inhibition of xanthine oxidase by what? ये competitive inhibition करवाता है xanthine oxidase की, ठीक है। Next question is, a 28-year-old adult has 4 provisional restorations on fractured anterior teeth. 4 पहले की restoration हो चुकी है। 6 teeth have chalky and rough spots and 2/3 of the molars were extracted due to pericoronitis. What is the DMF index according to WHO modified DMFT 1987? ठीक है, तो इसका आएगा 0, क्योंकि DMF इंडेक्स में decade missing field देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दांत जो थे उनमें प्रोविजनल रेस्टोरेशन की हुई थी, फाइनल रेस्टोरेशन नहीं है। जब तक फाइनल रेस्टोरेशन नहीं होगी वी विल नॉट कंसिडर देम एज फेल्ड। डिकेड हम बाकी दांतों को नहीं मानेंगे क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चौकी रफ स्पॉट्स बने हुए जो कि इनिशियली कैरियस लीजन्स के पहले का स्टेज होता है। नेक्स्ट, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इलास्टोमेरिक इम्पेरेशन मटेरियल्स कैन बी यूज्ड इन बोथ ट्रे फॉर्म एंड सिरिंज फॉर्म? इस प्रॉपर्टी का नाम होता है सूडोप्लास्टिक प्रॉपर्टी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग फ्लो in which the rate of flow as the solutions of the rubbers or as gelatinous substances, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो जो है वो एक स्टैंडर्ड रहता है, वो फास्ट कर जाता है
इन नॉर्मल शीयरिंग, जैसे जैसे शीयरिंग स्ट्रेस इंक्रीज करेगा वैसे रेट ऑफ फ्लो जो है फास्ट हो जाएगा। जब शीयरिंग स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, जैसे सिरिंज में डालते हैं तो वो लिक्विड की तरह फ्लो करेगा, अगर शीयरिंग स्ट्रेस कम है तो वो एक जेल की तरह फॉर्म करेगा। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सूडो प्लास्टिक प्रॉपर्टी। Next, this level of prevention seeks to prevent at a very early stage, often before the risk factor is present in a particular context. The activities which encourage the emergence of lifestyles, behavior, and exposure patterns that contribute to increased risk of disease, उनको रोकने के लिए जो प्रिवेंशन हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज प्रीमोडियल प्रिवेंशन। व्हाट इज इट इज नोन एज? प्रीमोडियल प्रिवेंशन। 4 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन होते हैं हमारे पास: प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज द प्रिवेंशन जो कि इमरजेंस से पहले किया जाता है, जब तक हमारे पास कोई डिजीज़ नहीं है, कोई खतरा नहीं है, उससे पहले जो चीज़ें हम कर जा रही हैं, जो दैट इज नोन एज प्रीमोडियल मोड ऑफ इंटरवेंशन। इसमें इंडिविजुअल एजुकेशन आती है प्लस मास एजुकेशन आती है। प्रीमोडियल लेवल इज बेस्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सेकेंड आता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल, इसमें क्या होता है? एक्शन इज टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज। ऑनसेट ऑफ डिजीज से प्रायर एक्शन लिया जाता है, विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट डिजीज विल एवर अकर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ प्रमोशन करी जाएगी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करी जाएगी, जैसे वैक्सीन वगैरह दी जाएंगी। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रोसेस प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में डिजीज को उसकी इंसिपिएंट या अर्ली स्टेजेस में रोकने की कोशिश की जाएगी और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जाएगा। दैट इज नोन एज द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। उसके बाद बात आती है टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की। टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज अप्लाइड व्हेन द डिजीज हैज एडवांस्ड बियॉन्ड अर्लियर स्टेजेस। Aim is to reduce the impairments and disabilities that the disease can cause and minimize suffering caused by existing departures of good health. ठीक है, मतलब बंदा जो है वो मिनिमम सफरिंग के साथ अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सके, उसको कहते हैं टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टॉपिकल फ्लोराइड्स हैज स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी कैरियोजेनस एक्टिविटी? ठीक है, सोडियम फ्लोराइड दिया है, APF दिया है, स्टैनस फ्लोराइड दिया और ड्यूराफैट दिया है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी होती है वो ड्यूराफैट की होती है। ठीक है, ड्यूराफैट PHAT इसकी सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है स्टैनस फ्लोराइड, उसके बाद APF और सोडियम फ्लोराइड लगभग बराबर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज अ स्मोकर विथ सीवियर डिपेंडेंस ऑफ निकोटीन एंड हायर स्टार्टिंग डोजेज ऑफ निकोटीन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स? ठीक है, तो ऐसा पर्सन who is smoking cigarette within first 30 minutes of waking up, 30 मिनट के अंदर ही वो अपनी सिगरेट ले रहा है, उसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं। He feels like smoking in the office, he feels like smoking more than 25 cigarettes per day, उस पेशेंट को हम इस कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, मतलब we will consider him as smoker with severe dependence. All right, heavy smokers, those who smoke greater than or 25 cigarettes per day, are the subgroup who place themselves at higher risk for harmful health consequences and also are least likely to achieve cessation. The average smoker takes 10 puffs of cigarette per day over a period of 5 minutes. A person who smokes 25 cigarettes per day every day is a severe smoker and will receive a hit of nicotine that is 250 times की hit बसती है उसको निकोटीन की, उसको उतना चाहिए उसको सिगरेट को छोड़ने के लिए। दे विल स्मोक देयर सिगरेट फर्स्ट सिगरेट विद इन 30 minutes of waking up. They are known as severe smokers. Next, a 4-year-old boy is living in an area where there is 0.5 parts per million of fluoride in the drinking water. What fluoride supplement should be given to him? ठीक है, 0.5 पार्ट पर मिलियन उसके पास है पहले से, तो हमें चाहिए होता है 0.75, तो हम 0.25 पार्ट्स पर मिलियन इसकी डाइट में ऐड करेंगे ताकि हमारा जो टोटल है वो 0.75 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा हो सके। This 0.75 parts per million is the minimum threshold that we require for fluoridation projects. Next, which form of fluoride on application causes initial dehydration and shrinkage of apatite crystals followed by production of DCPD? तो इसमें जो आंसर है दैट इज APF. APF में ये चीज़ हो पाती है, वो पहले इनिशियल श्रिंकेज और डिहाइड्रेशन करा देता है, उसके बाद फॉलोड बाय प्रोडक्शन ऑफ DCPD. DCPD का मतलब होता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट डाइहाइड्रेट. नेक्स्ट, इन अ स्टडी 2 groups were made by randomly selecting participants as the cases and controls. What type of sampling it is done? 2 ग्रुप बनाए गए randomly as cases and 2 ग्रुप as controls. तो what type of sampling it is? It is simple random sampling.
Next, two groups were randomly taken for a study. One group received the drug while the other group did not. Which type of study is it? It is known as concurrent parallel study, जिसमें हम ड्रग और प्लेसिबो के इफेक्ट को चेक करते हैं. Next, a dentist from Australia wants to get a IDA membership to take advantage and benefits of all the services of the association. What type of membership is possible for him? ठीक है, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया का डेंटिस्ट है, उसको इंडियन डेंटल एसोसिएशन की मेंबरशिप चाहिए, तो वो कैसा मेंबर बनेगा हमारा? ही विल बी एन एफिलिएट मेंबर. ठीक है, एफिलिएट मेंबर ऑफ इंडियन डेंटल एसोसिएशन इज अ डेंटल सर्जन रिजाइडिंग आउटसाइड द इंडिया. Next is a school camp survey. All the children were examined for oral health status and those with oral health problems was also selected. From them also needing restoration, जिनको restoration चाहिए उन students को select किया गया. What type of sampling or study design is this? It is a multi-phase sampling है. Multi-phase sampling. अब multi-phase sampling और multi-stage sampling different होती है. Multi-phase sampling is quite different from multi-stage sampling. Despite similarities in their names, although multi-phase sampling involves taking two or more than two samples, in a multi-phase sampling, all the samples are derived from a same frame. सारे सैंपल हम एक ही ग्रुप से निकाल रहे हैं, सारी एक ही फ्रेम से निकाल रहे हैं. एंड ईच फेज द यूनिट्स आर स्ट्रक्चरली द सेम. मतलब उसकी एज सेम रहेगी, सेक्स सेम रहेगा, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है वो सेम रहेगा. लेकिन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज कर जाते हैं. ठीक है, मोर फेजेज आर यूज्ड, मोर कम्प्लेक्स डिज़ाइन इज़ यूज्ड. ठीक है, मोर कम्प्लेक्स सैम्पल डिज़ाइन इज़ यूज्ड. ठीक है, और जो एस्टिमेशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट मान सकते हैं हम अगर हम बड़ी स्केल पे कर रहे हैं, या फिर एस्टिमेशन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड टू स्टडी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इन मेल्स एंड फीमेल रैट्स आफ्टर गिविंग 3 डिफरेंट ड्रग्स. मेल और फीमेल रैट्स में जो ड्रग्स को स्टडी किया जाता है दैट इज डन बाय ANOVA टेस्ट, ANOVA टेस्ट. ANOVA टेस्ट का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. Next, the test of significance for comparing the hypertension values in pregnant women and non-pregnant women is by what? देखो दोनों अलग अलग कैटेगरी की वुमेन है, एक प्रेग्नेंट है एक नॉन प्रेग्नेंट है, उनमें हम हाइपरटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं. सो वी आर डूइंग ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो होगा दैट इज अनपेयर्ड टी टेस्ट. नेक्स्ट, ऑन कैविटी एक्सकवेशन रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस RDT was found to be less than 0.5 mm. The composite restoration is planned and calcium hydroxide liner is given first. In such situations, calcium hydroxide must be covered with what? देखो calcium hydroxide को we must cover with resin modified GIC so that the tunneling effect can be bypassed. ठीक है, और RMGIC इसके साथ एक और चीज़ करता है कि इसका better bond होता है to the composite rather than calcium hydroxide. यहाँ पे हम क्या करें, हम बेसिकली सैंडविच टेक्निक बना रहे हैं जिसमें हम डेंटल एडहेसिव कंपोजिट रेजिन जो इफेक्टिवली बॉन्ड कर जाए जो भी हम मटेरियल डाल रहे हैं उसके ऊपर, तो ताकि हमारी रेस्टोरेशन की प्रोबेबिलिटी या फिर जो भी हमारा प्रोग्नोसिस है वो इंक्रीज़ कर जाए. ठीक है, सैंडविच टेक्निक में भी ओपन और क्लोज इन रेफरेंस टू ओपन टेक्निक GI और हम GIC यूज़ करते हैं टू रिप्लेस द डेंटिन. ठीक है, GIC लगाना ज़रूरी रहता है वहाँ पर, क्योंकि नहीं तो टनलिंग इफेक्ट होगा, वो वहाँ से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो वियर ऑफ कर जाएगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि माइक्रो श्रिंकेज जो है वो इनामल की करेगी इसकी कॉम्पोजिट इनामल की. ठीक है, कॉम्पोजिट माइक्रो श्रिंक करेगा, वो वाली जगह खुली हो जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा, फिर वहाँ से कैरी शुरू हो जाएगी. इसीलिए वी हैव टू क्लोज इट विद GIC, RMGIC. नेक्स्ट, ऑल आर द फीचर्स ऑफ सेल्फ क्योर एक्रेलिक एज कम्पेयर टू हीट क्योर एक्रेलिक एक्सेप्ट व्हाट? सेल्फ क्योर एक्रेलिक में लो मॉलिक्यूलर वेट होता है. सेल्फ क्योर एक्रेलिक इज मोर पोरस. सेल्फ क्योर एक्राइलिक में हाई रेजिडुअल मोनोमर कंटेंट होता है. ठीक है, हीट क्योर एक्राइलिक में ज़्यादा ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ होती है. ठीक है, हीट क्योर में ज़्यादा ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ होती है, तो सेल्फ क्योर में हीट क्योर से कंपैरेटिवली कम ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ होगी. ठीक है, तो ज़्यादा ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ वाला जो ऑप्शन है दैट विल बी फॉर हीट क्योर एक्राइलिक. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू रफन द inner surface of casting to increase the wettability and mechanical bond at cement metal इंटरफेस. सीमेंट मेटल इंटरफेस के बीच में अगर हमने रफनिंग करवानी है वी विल यूज़ 50 माइक्रोमीटर एल्यूमिना. कितने माइक्रोमीटर? 50 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर एल्यूमिनियम डस्ट यूज़ करते हैं हम. ठीक है, एयर अपग्रेड करवा के जैसे भी करवाना है आप माइक्रो मैकेनिकल रफनिंग कॉज करोगे मेटल के सरफेस में.
प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल्स ऑफ अ सरफेस, कोई भी सरफेस, चाहे वो इम्प्रेशन का सरफेस हो, चाहे वो हमारी कास्ट का सरफेस हो, बाय डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ मेटल ऑन इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज मेटलाइजिंग। क्या बोलते हैं उसको? मेटलाइजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू वेल्ड कमर्शियली फाइन टाइटेनियम? लेजर वेल्डिंग जो होती है दैट इज यूज टू वेल्ड कमर्शियली फाइन टाइटेनियम। ओके, नाउ चेंज इन द ह्यू परसेप्शन एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज इज नोन एज व्हाट इफेक्ट? ह्यू जो है जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है तो चेंज होता है, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं बेजोल्ड ब्रुक BRUCKE इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बेजोल्ड ब्रुक इफेक्ट। Metamerism is a phenomena when the color of two objects appear the same under a particular light source, but we actually have different spectral energy distributions. When a different kind of light source is used, the color difference between them is revealed. The Bezold-Brooke effect or luminescence on hue effect is the change in hue perception as the light intensity changes. जैसे जैसे hue का perception change होगा क्योंकि ये लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो रही है, इस चीज़ को हम कहते हैं बेजोल्ड-ब्रुक शिफ्ट या फिर बेजोल्ड-ब्रुक इफेक्ट या फिर इसे ल्यूमिनेसेंस ऑन ह्यू इफेक्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट, निकल इज एडेड टू स्टेनलेस स्टील फॉर व्हाट? निकल क्यों ऐड किया जाता है? सो एज टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑस्टेंटाइट फेस। कौन सा फेस? ऑस्टेनेटिक फेस। इसकी स्ट्रेंथ को और इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए निकल ऐड किया जाता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ क्रोमियम इन कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय इज व्हाट? कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय में क्रोमियम जो है वो इंक्रीज करता है कोरोजन रेजिस्टेंस को। व्हाट इट डज? इट इंक्रीजेज द कोरोजन रेजिस्टेंस। क्रोमियम हाईली रेजिस्टेंट होता है टार्निशिंग के लिए, विच मेक्स इट यूजफुल एज अ मेटल दैट प्रिजर्व्स द आउटरमोस्ट लेयर फ्रॉम कोरोडिंग। अनलाइक अदर मेटल्स सच एज कॉपर, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, क्रोमियम जो है वो जो टार्निशिंग है या कोरोजन है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी होती है, बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ होती है एंटी कोरोजन इफेक्ट की। It forms the outermost layer of the chromium oxide, which is most resistant to corrosion, और इससे वो अंदर वाले metals को बचाता रहता है। Next, which of the following is common to all occlusal sealants, dentine bonding agents and composites? सारे डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट हो गए, सारे occlusal sealants हो गए, सारे composite हो गए, इन सब में क्या चीज़ कॉमन होती है? इन सब में बिस गमा कॉमन होता है, दैट इज बिसफिनॉल ए ग्लिसराइल मिथाइक्रिलेट। Bisphenol A glycidyl methacrylate. It is a resin commonly used in dental composite and dental sealants and is commonly present in all of the above जो हमने अभी बात की है। ठीक, नेक्स्ट, डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट्स आर व्हाट? डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट्स दोनों तरीके के होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी होते हैं और हाइड्रोफोबिक भी होते हैं। दीज आर बोथ हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स और कॉम्पोनेंट्स, डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट्स। ठीक, नेक्स्ट 18-8 स्टेनलेस स्टील में कंपोजिशन क्या होगी? 18-8 में देखो 18 जो ज़्यादा है हमारा वो क्रोमियम का है ताकि कोरोजन ना हो पाए, और 8% निकल होता है स्टेनलेस स्टील में। दिस इज 18-8 स्टेनलेस स्टील, 18% क्रोमियम एंड 8% निकल। नेक्स्ट, मेन इंग्रेडिएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ जिप्सम इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? जिप्सम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है? तो उसमें जिप्सम ही सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट होता है। नेक्स्ट, एक इमेज दे रखी है जिसमें बड़ा करके बर का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एक बर है प्लास्टिक का, ग्रीन कलर का, ऐसे देखने में प्लास्टिक का लग रहा है पर ग्रीन कलर का है, और उसको पूछा कि क्या चीज़ का बर है, व्हाट काइंड ऑफ बर इज इट? इट इज स्मार्ट बर, SMART BUR। स्मार्ट बर इज सेल्फ लिमिटिंग पॉलीमर dental bar designed selectively to remove the soft infected dentine while preserving the hard healthy dentine। ये मेडिकल ग्रेड पॉलीमर का बना होता है और इसकी जो हार्डनेस होती है, जो बर की हार्डनेस होती है वो केरियस डेंटिन से हार्ड होती है। ठीक है, लेकिन साउंड डेंटिन से बर की ही हार्डनेस कम होती है, जिससे कि सिर्फ सॉफ्ट डीमिनरलाइज इन्फेक्टेड डेंटिन ही कटती है और दूसरी डेंटिन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इट स्टॉप्स कटिंग ऑटोमेटिकली व्हेन द कॉन्टैक्ट हार्डर, जब कॉन्टैक्ट होता है हार्डर डेंटिन के साथ तब ये ऑटोमेटिकली ब्लंट बैक या फिर बाउंस बैक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कटिंग ही नहीं करेगी उसके आगे। तो दैट इज वाई इट इज यूज्ड इन मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स। ठीक, इट इज नोन एज स्मार्ट बर। नेक्स्ट, लीस्ट शेल्फ लाइफ इज शोन बाय व्हाट? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, पॉलीईथर, पॉलीसल्फाइड, कंडेंसेशन सिलिकॉन, एडिशन सिलिकॉन। कंडेंसेशन सिलिकॉन्स की लीस्ट शेल्फ लाइफ होती है। जो कंडेंसेशन सिलिकॉन है वो पुट्टी वॉश टेक्निक में यूज़ होते हैं। ठीक है, पुट्टी वॉश टेक्निक का जो इंप्रेशन हम लेते हैं उसमें ज़्यादातर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप
ABO ब्लड ग्रुप टाइप सिस्टम इन ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है। तो इन सब में H एंटीजन प्रेजेंट होता है, पूरे के पूरे हर एक ब्लड ग्रुप के अंदर H एंटीजन इज प्रेजेंट। द HH blood group contains one antigen, that is the H antigen, which is found on virtually on all the RBCs and the building block for production of antigen within the ABO blood group system. Because of the H antigen, because the H antigen is a precursor of ABO blood group antigens, if it is not produced, the ABO blood grouping antigens are also not produced. इसीलिए H antigen की deficiency को हम कहते हैं as a Bombay phenotype, that is known as HH और इट इज़ नोन एज OH फॉर्म ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। OH मतलब O हो, OH, ठीक है। एंड इज फाउंड इन 1 in 10,000 इंडिविजुअल्स इन इंडिया एंड 1 in million पीपल इन यूरोप, बॉम्बे फिनोटाइप। इसमें H एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता। देयर इज नो इल इफेक्ट ऑफ बीइंग एन H एंटीजन, बट इफ अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज एवर नीडेड, people with this blood type can receive blood only from other donors who are also H deficient. तो इनकी नॉर्मली अगर कोई दिक्कत ऐसी ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है तो डेथ हो सकती है, अनलेस ये खुद का ब्लड खुद ही प्रिजर्व करवा के ना रखें, ठीक है। अ ट्रांसफ्यूजन ऑफ नॉर्मल O blood group can trigger severe transfusion reaction in this Bombay phenotype patient. New theory of coagulation pathway which involves initiation, amplification and termination is based upon which model? It is based upon cell-based model. Okay. Next, all of the following are true about secondary active transport molecules except what? Secondary active transport molecules में they are also referred to as ion coupled transport molecules. In co-transport, the direction of transport is same for both driving ion and driven ion. जो ड्राइविंग आयन होता है और जो आयन बीइंग ड्रिवन होता है उनकी सेम डायरेक्शन होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द ड्राइविंग आयन accompanied by primary active transporters, ठीक है। जो चौथा ऑप्शन जो गलत है दैट इज कैरियर प्रोटीन विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी। कैरियर प्रोटीन यहाँ पे एनर्जी तो रिक्वायर होती है लेकिन उनका जो ड्राइवर आयन है दोनों वो एक साइड को डिफ्यूज कर सकता है, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, ये कहना गलत होगा। So what is the effect of stimulation of baroreceptors to increased arterial pressure? जब आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो जब बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो उसके पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बेसिकली व्हाट हैपेंस इज द कार्डियक आउटपुट इट डिक्रीजेस, ऑलराइट। Baroreceptors are the type of mechanoreceptors allowing for the relay of information derived from blood pressure within the autonomic nervous system. ये सिर्फ एक मैकेनोरेसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं जो कि सिर्फ रिले कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को जो ब्लड प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है विद इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दे आर स्प्रे टाइप नर्व एंडिंग्स। कौन सी टाइप ऑफ नर्व एंडिंग्स होती है? स्प्रे टाइप नर्व एंडिंग्स इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट दैट आर स्टिमुलेटेड बाय द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ चेंजेस इन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। ये स्प्रे टाइप नर्व एंडिंग्स जो है वो प्रेशर चेंजेस की वजह से स्टिमुलेट होती हैं। दे आर एक्सट्रीमली अबंडेंट इन द वॉल ऑफ बाइफर्केशन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज दैट इज कैरोटिड साइनस एंड इन द वॉल ऑफ ऑर्टिक आर्च। तो जब भी ये स्टिमुलेट होंगी, बैरोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे ड्यू टू इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर, तो उससे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा ताकि इस प्रेशर को नॉर्मलाइज लाया जा सके। नेक्स्ट, डिक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस इज सीन इन व्हाट? डिक्रीज की बात करें, कम होने की बात करें, डिक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस होती है जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है, मतलब एयर जो है वो ईजिली अंदर आ जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ठीक। अब बात करते हैं कि इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस कहाँ देखी जाती है? इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस इज सीन इन ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा के केसेस में हवा अंदर आती भी है, वो भी कम आती है और ऊपर से डिफ्यूज भी कम होती है, ठीक है। सो दैट इज इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस इन ब्रोंकियल अस्थमा एंड डिक्रीज्ड इन द केस ऑफ सिंपैथेटिक stimulation. Okay. Next, maximum progesterone level is seen during maximum progesterone level जब ovulation होता है और menstruation होता है, ठीक है। ovulation and menstruation के बीच में सबसे ज़्यादा progesterone levels देखे जाते हैं। Next, the nerve fibers most susceptible or sensitive to hypoxia are which? ये हमारे होते हैं preganglionic autonomic nerve fibers. preganglionic autonomic nerve fibers ये सबसे ज़्यादा sensitive होते हैं या susceptible होते हैं to hypoxia. नेक्स्ट, विच नर्व इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय हिपोक्सिया? जो बी फाइबर्स होते हैं, बी नर्व फाइबर्स, दे आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय हिपोक्सिया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्लेन मार्क्ड। ओके, हमारे को जो प्लेन है वो 3 हिस्सों में होता है। देखो, अगर बॉडी को हम कान टू कान मतलब ईयर टू ईयर अगर हम डाइसेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज अ फ्रंटल प्लेन,
ऑलराइट, इसको हम कॉर्नल प्लेन भी बोलते हैं, फ्रंटल प्लेन को कॉर्नल प्लेन भी बोला जाता है, ठीक है। अगर हम पेट के बीच से नाभि के आर पार से पूरी रीढ़ की हड्डी तक एक इंसिजन दे रहे हैं, मतलब उस प्लेन में काट रहे हैं, तो दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन। बीच से अगर काटा जा रहा है दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक। और अगर बिल्कुल नाक के बीच से, आंखों के बीच से काट रहे हैं, ठीक है, इस प्लेन को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो दिस इज नोन एज सैजिटल प्लेन, ठीक है। सैजिटल प्लेन मतलब दो हिस्सों में सेग्रीगेट कर रहे हैं। फ्रंटल प्लेन मतलब फ्रंट का हिस्सा और पीछे का हिस्सा सेपरेट कर दे रहे हैं। फ्रंट फेस पूरा का पूरा सेम रहेगा, ठीक है, एक हिस्से में रहेगा, उसे हम कहते हैं फ्रंटल प्लेन। और ट्रांसवर्स प्लेन मतलब बीच से काट दे रहे हैं, पेट से काट दे रहे हैं, पेट से आर पार रीढ़ की हड्डी तक काट दे रहे हैं, मतलब धड़ अलग कर देंगे, पैर अलग कर देंगे, दैट इज ट्रांसवर्स प्लेन। नेक्स्ट, पेशेंट सफर्स ट्रॉमा ऑन द हेड ऑन एग्जामिनेशन, होमोनेमस hemianopia with macular sparing is evident. Homonymous hemianopia with macular sparing is evident. What of the following will be affected? तो आंसर है occipital pole of the patient is affected. यहाँ homonymous hemianopia का मतलब होता है कि loss of same half of the visual space in both the eyes. ठीक है, मतलब अगर लेफ्ट आई का देखेंगे तो लेफ्ट आई और राइट आई में से राइट हाफ का विजुअल हाफ जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है, एक हिसाब से एग्जाम्पल, ठीक। मैकुलर स्पेयरिंग का मतलब होता है कि सेंटर विजन मैकुला फोबिया इज प्रिजर्व्ड डिस्पाइट हेमिएनोपिया। नेक्स्ट, ऑल्टर्ड न्यूरल क्रेस्ट डेवलपमेंट हैज बीन इम्प्लीकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो ऑल्टर्ड न्यूरल क्रेस्ट डेवलपमेंट होती है दैट इज सीन इन मैंडिबुलोफेशियल डिसऑस्टोसिस, ओके। क्रेनियल न्यूरल क्रेस्ट सेल्स डिफेक्ट्स अंडरपिन मेनी क्रेनियोफेशियल abnormalities. Treacher-Collins syndrome mandibulofacial dysostosis is perhaps the first well-recognized craniofacial syndrome that occurs due to the cranial neural crest cell defects. This autosomal dominant disorder occurs in approximately 1 in 50,000 live births. Individuals with Treacher-Collins syndrome exhibit bilateral periorbital anomalies including downward slanting of palpebral fissures, maxillary mandibular and facial bone hypoplasia with hairline displacement. प्लस यहाँ पे एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट ड्यू टू cranial neural crest cell deficiency. The syndrome predominantly occurs due to inactivating of mutations in TCOF1. कौन सी में? TCOF1 में inactivation of mutation हो जाती है. Findings show that ubiquitation of TCOF1 and analog of NOLC1 promote the association of RNA polymerase 1 with the ribosome modification enzyme leading to altered translation of specific mRNAs. ठीक है, एंड इसकी वजह से न्यूरल कैस्ट सेल्स की प्रमोशन होती है. टुगेदर दे रिजल्ट इन सजेस्टिंग स्ट्रैटेजीज दैट डेवलप्ड टू लीड डिक्रीज इन यूबिक्यूटेशन ऑफ रेजिडुअल नॉन म्यूटेंट TCOF1 that could diminish severity of individuals with Treacher-Collins syndrome caused by loss of function of mutation in TCOF1 gene. Next, a portion of iris is missing. It is diagnosed as coloboma, COLOBOMA. What is the cause of the defect? ठीक है, पोर्शन ऑफ आइरिस ही मिसिंग हो रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इनएबिलिटी ऑफ द कॉराइड फिशर टू फ्यूज. यहाँ पे कॉराइड फिशर जो है ढंग से फ्यूज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पोर्शन ऑफ आइरिस इज मिसिंग. कोलोबोमा का मतलब होता है बेसिकली कंजेनाइटल डिफेक्ट दैट इज कॉज्ड बाय इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ एम्ब्रियोनिक फिशर्स. एम्ब्रियोनिक फिशर्स का इनकम्प्लीट क्लोजर हो जाता है, जिससे एक ऑक्यूलर टिश्यू का पार्ट जो है वो मिसिंग हो जाता है, उसको हम कहते हैं कोलोबोमा. नेक्स्ट, द ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज प्रेजेंट वेयर? इट इज प्रेजेंट इन स्केला मीडिया. ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो होता है वो स्केला मीडिया के अंदर लोकेटेड होता है ऑफ द कॉक्लिया. ठीक है, कॉक्लिया के अंदर स्केला मीडिया होगा जहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है वो लोकेटेड होगा. इन द इनर ईयर बिटवीन द वेस्टिबुलर डक्ट एंड द टिम्पैनिक डक्ट. वेस्टिबुलर डक्ट और टिम्पैनिक डक्ट के बीच में. इट इज कंपोज्ड ऑफ मैकेनोसेंसरी सेल्स ऑल्सो नोन एज हेयर सेल्स. ऑर्गन ऑफ कॉटाई के अंदर मैकेनोसेंसरी सेल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज हेयर सेल्स. नेक्स्ट, विच मसल पार्टिसिपेट इन बक्सिनेटर मैकेनिज्म? तो चार ऑप्शन दिए हैं, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडिल, इंफीरियर, पैलेटोग्लॉसस. तो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ही इन चारों में से एक मसल होता है जो कि पार्टिसिपेट करता है इन बक्सिनेटर मैकेनिज्म. ठीक है, नेक्स्ट एक स्लाइड दी हुई है और बोला आइडेंटिफाई द मसल. ठीक, सभी मसल्स के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले आते हैं स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स के सेल जो होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं. ठीक, फ्यूजिफॉर्म सेल्स होंगे, सिंगल न्यूक्लियाई होगा, सेंट्रल न्यूक्लियाई होगा, एलोंगेटेड होगा और सिगार शेप्ड स्मूथ मसल के सेल्स होते हैं. स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होती स्मूथ मसल में.
ठीक है। सेल बॉर्डर्स आर पुअरली डिफाइंड एंड अरेंजमेंट इज इन बंडल्स और शीट ऑफ सेल्स रनिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अरेंजमेंट कैसी होती है? बंडल और शीट्स ऑफ सेल्स रनिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। साइटोप्लाज्म इज ईओसिनोफिलिक बट पेल एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स। ठीक है। अगली बात होती है स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल के लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं। सेल्स जो होंगे लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर की तरह दिखाई देंगे। न्यूक्लियाई सेल का मल्टीपल होता है और पेरिफेरल न्यूक्लियाई होता है। पेरिफेरल न्यूक्लियाई होगा स्केलेटल के अंदर। स्ट्राइएशंस प्रोमिनेंट होती हैं। आपको डार्क और लाइट बैंड के बीच में स्ट्राइएशंस जो है वो प्रोमिनेंट दिखाई देंगी। सेल बॉर्डर्स आर वेल डिफाइंड। सेल बॉर्डर्स आर वेल डिफाइंड। अरेंजमेंट इसमें पैरेलल बंडल की तरह होती है। जो स्मूथ है उसमें शीट्स की तरह होती है और स्केलेटल में पैरेलल बंडल्स की तरह होती है। अगली बात आती है कार्डियक मसल सेल्स के बारे में। कार्डियक सेल्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और फाइब्रस होते हैं। शॉर्ट ब्रांच्ड फाइब्रस। न्यूक्लियोलाई या फिर न्यूक्लियाई उसमें एक ही होता है। ओकेजनली 2 न्यूक्लियाई हो सकते हैं। स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट बट लेस प्रोमिनेंट दैन स्केलेटल मसल। स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट बट दे आर लेस प्रोमिनेंट दैन स्केलेटल मसल्स। स्पेशल फीचर क्या होता है कि जो हमारे कार्डियक मसल सेल्स होते हैं उसमें इंटरकैलेक्टेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं। इंटरकैलेक्टेड डिस्क या फिर डार्क ट्रांसवर्स लाइंस हम इनको कह सकते हैं। व्हाट आर दीज आर डार्क ट्रांसवर्स लाइंस। अरेंजमेंट कैसी होती है? अरेंजमेंट इसमें इंटरवोवन नेटवर्क प्रेजेंट होता है। इंटरवोवन नेटवर्क। ठीक है। कार्डियक में भी इंटरवोवन नेटवर्क प्रेजेंट होगा। अगली बात आती है इंटरकैलेटेड डक्ट के जो सेल्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं। स्ट्रक्चरली ये स्मॉल डक्ट होगी जो कि लाइन होगी बाय एपिथेलियम। स्मॉल डक्ट दैट इज लाइन बाय एपिथेलियम। लो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं। सेंटर जो होगा वो न्यूक्लियाई सेंट्रल होता है और राउंड न्यूक्लियाई होता है इसमें इंटरकैलेटेड वाले में। ल्यूमन नैरो होता है इसका। सेल का ल्यूमन नैरो होता है। सो इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू सी। ल्यूमन दिखाई नहीं देगा। साइटोप्लाज्म जो होगा वो पेल होगा और लाइट होगा और ईओसिनोफिलिक होगा। मतलब रेड वाला कलर होगा साइटोप्लाज्म का, रेड और पिंकिश। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एनेस्थेसिस्ट इंजेक्टेड बुपिविकेन इन द पेशेंट फॉर एक्सिलरी नर्व। बुपिविकेन डाला है फॉर एक्सिलरी नर्व। लेटर द पेशेंट डेवलप्ड रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। ठीक है। बाद में क्या हुआ? रेस्टलेसनेस होगी, एजिटेशन होगी, उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो गया। नेक्स्ट बिग स्टेप इन मैनेजमेंट शुड बी व्हाट? आप क्या करोगे? कार्डियक रिसर्सिटेशन करोगे क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो गया। प्लस 20% इंट्रालिपिड इन्फ्यूजन यू विल गिव। नेक्स्ट टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ 400 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ मीटोमाइसिन सी इज यूज्ड फॉर व्हाट? ठीक है। डोज दे रखिए 400 माइक्रोग्राम पर ml मीटोमाइसिन सी की। ये सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस को ख़त्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए यूज़ होता है। सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस मतलब जो ग्लॉटिस है उसके नीचे स्टेनोसिस अगर वो सिकुड़ रही है तो उसको खोलने के लिए यूज़ किया जाएगा। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ मीटोमाइसिन सी दैट इज MMC. It is an adjuvant treatment for endoscopic management of stenosis has shown good results. Next, a 20-year-old boy presented with slow growing mass on the medial side of the thigh. Medial side जो thigh की है वहाँ पे slow growing mass बन रहा है उसका. Investigations revealed it has to be osteosarcoma and the patient was started on methotrexate. Mechanism of action of methotrexate as an anti-cancer drug is what? देखो मेथोट्रेक्सेट क्या करता है? इट इनहिबिट्स द डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का इनहिबिटर है दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीजेज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट, मेट्रोनिडाजोल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एनारोबिक इन्फेक्शंस एज वेल एज बैक्टीरियल वेजिनोसिस। एनारोबिक इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए मेट्रोनिडाजोल यूज किया जाता है। पेशेंट वॉज इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड टेकिंग विद which of the substance after prescription of metronidazole to avoid adverse drug reaction. ठीक है। तो मेट्रोनिडाजोल अल्कोहल के साथ नहीं ली जानी चाहिए। ऑलराइट। नहीं तो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन आ जाता है। अल्कोहल के अलावा ज़्यादा बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो मिल्क है, ग्रेप फ्रूट जूस है। ठीक है। मिल्क बोल दिया हमने, ऑरेंज जूस है। ग्रेप फ्रूट जूस वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट अल्कोहल के साथ फ़र्क पड़ता है। मिक्सिंग मेट्रोनिडाजोल एंड अल्कोहल कैन कॉज disulfiram like reaction. Disulfiram like reaction. The reaction is similar to what happens if a person drinks alcohol with medication. और जैसे कि disulfiram abuse जैसे होता है। ठीक है। Disulfiram is used to cause unpleasant effects after drinking alcohol in someone who
हैज़ अल्कोहल डिसऑर्डर, ठीक है। तो इस वो वाला रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है पेशेंट के अंदर, मतलब ये वो वाली दवाई होती है जो शराब छोड़ने के लिए यूज़ की जाती है, वैसा अफेक्ट मेट्रोनिडाजोल भी जनरेट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, फीमेल इज टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, और उसने ट्यूबरकुलोसिस एक्वायर कर लिया, अब उसको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पे डाला गया, ठीक। अब फिजिशियन पेशेंट को क्या एडवाइस करेगा कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो आप ले रहे हो उसके अलावा आपको क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में हमारे पास रिफैम्पिसिन होता है, ठीक है। रिफैम्पिसिन इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब जितना जल्दी मेटाबॉलाइज हो जाएगा ये बॉडी से, उतना जल्दी बाहर चला जाएगा, उतनी कम इसकी एफिकेसी हो जाएगी। तो शॉर्ट भाषा में कहें तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिकेसी जो है वो रिफैम्पिसिन लोअर कर देता है। रिफैम्पिसिन और रिफैम्पिन लोअर्स द इफेक्टिवनेस बाय डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ बर्थ कंट्रोल हार्मोन एथिनाइल एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टिन in women taking oral contraceptives. These hormone levels are needed to prevent ovulation. ये 3 हॉर्मोन्स होते हैं, इथेनाइल, ईस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टिन। इनके लेवल्स जो होते हैं वो मेंटेन रहने चाहिए, नहीं तो ओव्यूलेशन हो जाती है, मतलब इनके लेवल्स चाहिए रहते हैं ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कराने के लिए। रिफैम्पिन कैन इंड्यूस एंजाइम्स इन योर लिवर दैट विल ब्रेक डाउन ईस्ट्रोजन फास्टर देन नॉर्मल। अब ईस्ट्रोजन जो है वो बहुत जल्दी बॉडी से, मतलब उसके लेवल्स लो हो जाएंगे, तो आपकी ओव्यूलेशन जो है वो ट्रिगर कर जाएगी और बर्थ कंट्रोल इनएफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ पैरोनाइकिया ऑन फिंगर प्रेजेंट्स विद द फॉलोइंग फीचर्स एज शोन इन अ इमेज। इमेज में आपको दिखा रखा है कि एक साइनस बन चुका है स्किन के ऊपर, और वो स्किन जो है ऊपर से पूरी अल्सरेट कर चुकी है। ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर दिस पेशेंट विल बी व्हाट? हम देंगे को अमॉक्सीक्लैव, अमॉक्सीक्लैव एक साथ देंगे, ठीक है। को अमॉक्सीक्लैव is given to treat bacterial infections. It is prescribed for sinus infections, urinary infections, skin infections, joint infections, and in some cases of dental infections where it leads to perforation or bacterial damage to the skin. Paronychia means infection of periungual tissue, मतलब फिंगर नेल या टो नेल ऐसे जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको कहते हैं पैरोनाइकिया। नेक्स्ट, अ पेशेंट प्रेजेंटेड टू हॉस्पिटल विद 3 bouts of vomiting and treated with antiemetic drug. The vomiting subsided, but after some time he developed abnormal movements. Which of the following drug is used for treatment of these abnormal motor movements? So we will use benzhexol. Benzhexol. Next, a patient was admitted to the surgery and halothane was planned to be used as an anesthetic agent, ठीक है। The patient was explained about the diverse effect of malignant hyperthermia with this drug, मतलब कितना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर हो जाता है इस ड्रग की वजह से। Which of the following drugs may also result in malignant hyperthermia? एक तो आ गया हमारे पास जो अभी हम दे रहे हैं एनेस्थेटिक एजेंट हेलोथेन, दूसरा है सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन से भी मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करता है। Next, a 36-week-old pregnant female was taking warfarin for prosthetic heart valves and has an INR of 3. ठीक है। Next step in the management should be what? देखो वैल्यू 3 जो है INR की वो ज़्यादा है, ठीक। तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हेपरिन को इंड्यूस करा देंगे, वारफेरिन को रोक देंगे, ठीक है। Because heparin works faster than warfarin, so it is usually given in situations where immediate effect, जहाँ पे INR हमें कम चाहिए, ठीक है, दैट इज़ रिक्वायर्ड। और 36 वीक प्रेग्नेंट फीमेल का मतलब है कि वो 9 months प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट, अ 50-year-old मेल पेशेंट कम्स टू द हॉस्पिटल विद द कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन। एंजियोग्राम रिवील्स लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ऑक्लूजन। कौन सी आर्टरी का ऑक्लूजन है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का ऑक्लूजन है, ठीक है। तो पेशेंट को स्टार्ट कर दिया गया विद 75 मिलीग्राम एस्पिरिन, एट्रोवास्टैटिन देगी 20 मिलीग्राम और मेटोप्रोलॉल दिया गया 50 मिलीग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फर्दर मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट? इस पेशेंट में और हम करेंगे ऐड अ P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। वी विल ऐड अ P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर। नेक्स्ट, अ पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस एंड स्ट्रोक प्रेजेंट्स विद इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक। देयर इज नो क्लॉट इन द लेफ्ट एट्रियम ऑन TEE. The patient is already on ACE inhibitors and statins. What is the drug that should be added to prevent the stroke into the patient?
warfarin should be added to prevent the stroke in the patient. Next, a 26-year-old female came to hospital for pre-conceptual counseling. Patient is known hypertensive and complain of drug therapy. ठीक है. Which of the following drugs will you advise to stop for this patient? You will advise to stop lisinopril. Okay. Next, a hypertensive patient presented with chronic insufficiency and pedal edema. ठीक है. On investigation, serum creatinine was found to be 1.9 milligram per deciliter. Which of the following drugs should be used for management of hypertension in this patient? ठीक है. So क्लोरथाइलिडॉन जो है वो हाइपरटेंसिव क्रॉनिक एड्रीनल इंसफिशिएंसी के पेशेंट में हम यूज़ करते हैं और पेडल एडिमा के पेशेंट में. नेक्स्ट, पेशेंट ऑन डिजॉक्सिन थेरेपी एंड हैड अ लेवल ऑफ 1 nanogram per ml. He was receiving several other drugs. Presented 2 months later with a flattening of T wave in ECG. ठीक है. Now plasma level of digoxin is 3.8 nanogram per ml. 3.8 nanogram per ml का उसका लेवल पहुंच गया और T wave फ्लैट हो गई. Which of the following drugs is likely to be responsible for this? ठीक है. Clarithromycin is responsible for this, जिससे कि T wave फ्लैट होगी और डिजॉक्सिन के लेवल इंक्रीज करके हैं पेशेंट की ब्लड के अंदर. नेक्स्ट, टोक्लीजुमैब is an immunosuppressive drug that is used in rheumatoid arthritis. It is a monoclonal antibody against what? टोक्लीजुमैब जो है it is a monoclonal antibody against interleukin 6. ठीक है. It is a monoclonal antibody against interleukin 6. Next, a 45-year-old patient presented with symptoms as shown in the image given below. इमेज में क्या दिख रहा है कि उसके होठ जो है वो बहुत ज़्यादा फूल गए हैं. ठीक है. हम बहुत ज़्यादा फूल गए हैं, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा फूल गए हैं होठ. पेशेंट इज नोन हाइपरटेंसिव एंड वॉज टेकिंग सम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज लाइकली द कॉज ऑफ द कंडीशन जिसमें पेशेंट के होठ इतने ज़्यादा फूल गए. ठीक है. लिनसिनोप्रिल ये कॉज करती है डायलेशन या फिर ब्लोटिंग ऑफ द होठ जो लिप्स होते हैं उनके. नेक्स्ट, 60-year-old फीमेल विद रीनल डिजीज वॉज एडमिटेड फॉर पायलोलिथोटोमी, मतलब किडनी स्टोन के रिमूवल के लिए वो एडमिट हुई है. पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिक ऑफ चॉइस इसमें क्या रहेगा? इसमें हम PCM देंगे, दैट इज एसिटामिनोफेन देंगे. ठीक है. डिक्लो नहीं देंगे, इंडोमेथासिन नहीं देंगे, नेप्रोक्सिन नहीं देंगे. वी विल सिंपली गिव एसिटामिनोफेन, दैट इज PCM. नेक्स्ट, 34-year-old प्रेग्नेंट फीमेल वॉज एडमिटेड विद पॉलीहाइड्रामिनोज ड्यूरिंग लेबर पेन. ठीक है. प्रेजेंस विद लेबर पेन. ठीक है. पॉलीहाइड्रामिनोज का मतलब होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इन द यूट्रस. शी वो ट्रीटेड विद इंडोमेथासिन अर्लियर. इससे पहले उसकी ट्रीटमेंट जो है वो इंडोमेथासिन से चली हुई है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लाइटली बी द आउटकम इफ़ शी डिलीवर्स एट दिस टाइम? अगर वो 34 वीक्स पर ही डिलीवरी करवा देती है अपनी, मतलब 8 महीने में डिलीवरी हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन आउटकम क्या रहेगा इसमें? देयर कुड बी अ प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस. ठीक है. देर इज प्री मैच्योर क्लोजर, मतलब क्लोजर होगा डक्टस आर्टेरियोसिस का, खुला नहीं रहेगा, बट दिस विल बी अ प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टर आर्टेरियोसिस. नेक्स्ट, 45-year-old पेशेंट बीइंग ट्रीटेड विद लो डोज एस्पिरिन सिंस 6 months प्रेजेंटेड विद रेक्टल ब्लीडिंग. लो डोज एस्पिरिन 6 महीने से ले रहा है, अब उसको रेक्टल ब्लीडिंग शुरू हो गई है. इनिबिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लीडिंग? जो रेक्टल ब्लीडिंग है वो इनिबिशन ऑफ TXA2 थ्रोम्बोक्सिन A2 की इनिबिशन की वजह से रेक्टल ब्लीडिंग इंड्यूस हुई है, क्योंकि वो एस्पिरिन ले रहा है तो उसमें एस्पिरिन जो है वो थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनिबिट करवा दे रहा है. नेक्स्ट, चाइल्ड प्रेजेंट्स टू हॉस्पिटल विद एजिटेशन, फोटोफोबिया एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन. हिस्ट्री रिवील्स दैट ही हैड ईटन अ वाइल्ड फ्रूट गिवन बाय हिज फ्रेंड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सटेंस दैट इज मोस्ट लाइकली कॉजिंग द पॉइजनिंग एंड व्हाट इज इट्स एंटीडोट रिस्पेक्टिवली? देखो, धतूरा जब आप कोई खा लेता है, धतूरा का फ्रूट जब अगर कोई खा लेता है तो उसमें एजिटेशन होने के चांसेस रहते हैं, फोटोफोबिया होने के चांसेस रहते हैं एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन इज देयर. ठीक. अब धतूरे का जो एंटीडोट है दैट इज फाइसोस्टिग्माइन. ठीक है. क्या है? फाइसोस्टिग्माइन इज द एंटीडोट ऑफ धतूरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद सस्पेक्टेड कोकेन ओवरडोज. कोकेन की ओवरडोज हो गई. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट सीन इन द पेशेंट? देखो, पेशेंट एजिटेटेड होगा, सबसे पहले धतूरे वाले चीज़ें आएंगी. एजिटेटेड होगा, हाइपरथर्मिया होगा, टेम्परेचर बढ़ गया होगा इसका कोकेन की ओवरडोज की वजह से. उसके बाद आएगी बात मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है पेशेंट के अंदर, बट ब्रैडीकार्डिया विल नॉट बी देयर. ठीक है.
ब्रैडीकार्डिया विल नॉट बी देयर इन दिस कोकेन ओवरडोज, बल्कि हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है कोकेन की ओवरडोज में जब इनिशियल ओवरडोज होती है, जब तक मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ले लिए, ठीक है। तो इनिशियल ओवरडोज के केसेस में हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ब्रैडीकार्डिया नहीं होता। नेक्स्ट, अ पेशेंट विद ब्रोंकियल अस्थमा प्रेजेंट्स विद रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा इन दिस पेशेंट इज व्हाट, ठीक है। ओपन एंगल ग्लूकोमा जो मतलब आइज के साइड पे जो ग्लूकोमा बन रहा है उसको ट्रीट करने के लिए वी विल गिव लैटानोप्रोस्ट, ठीक। व्हाट वी विल बी गिवन, लैटानोप्रोस्ट। नेक्स्ट, रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन, हाउ विल यू कैलकुलेट द डोजिंग रेट ऑफ द ड्रग टू मेंटेन स्टेडी कंसंट्रेशन। देखो, डोजिंग रेट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डोजिंग रेट इज इक्वल टू CI क्लियरेंस इंटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कितनी क्लियरेंस है उसकी इंटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू डोजिंग रेट। नेक्स्ट, एज एन इंटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एल्प्राजोलाम। देखो, कोई भी ड्रग की डोज जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट वी विल राइट द डोजेज फॉर्म की कौन सी डोज है, कौन सी डोजेज फॉर्म है, फिर उसके बाद ड्रग का नाम लिखा जाता है, ड्रग नेम दैट इज एल्प्राजोलाम, फिर लिखा जाता है 0.5 मिलीग्राम, मिलीग्राम्स में लिखते हैं हम डोज को, mg में ज़्यादातर, ठीक है। 0.5 मिलीग्राम लिख दिया, या फिर जो भी डोज है उसकी वो लिखी, फिर लिखना है कितने टाइम ऑफ द डे लेनी है, वंस अ डे, OD लिख दिया, ठीक है। बिफोर बेड टाइम अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, एंड देन क्रॉस फॉर 7 days, ठीक। दिस इज द ठीक तरीका। नेक्स्ट, द इमेज शोन बिलो it shows the linear contraction of elastomeric impression compounds, which one of these is polyether। जो सबसे ज़्यादा लीनियर कॉन्ट्रैक्शन वाला ये रहता है तो वो दैट इज़ फॉर कंडेंसेशन सिलिकॉन्स, ठीक है। कंडेंसेशन सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा रहता है। फिर ये जो कर्व जैसा डायग्राम आता है एक का, मतलब एक कर्व में ऊपर उठा फिर नॉर्मल हो गया, ये आता है पॉलीसल्फाइड का, ठीक है। जो कंडेंसेशन सिलिकॉन है उसका लीनियर कॉन्ट्रैक्शन इनिशियली बहुत ज़्यादा होता है, फिर एक प्लेटू रीच कर लेता है, ठीक। जो हमारा पॉलीसल्फाइड है उसका इनिशियली एक रेगुलर लेवल रहता है और उसी लेवल पे ये प्लेटू रीच कर लेता है लीनियर कॉन्ट्रैक्शन इसका। उसके बाद पॉलीईथर का जो होता है उसमें इनिशियली इंक्रीज करता है, इनिशियली ही लीनियर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है, उसके बाद लीनियर कॉन्ट्रैक्शन 0 हो जाता है। पॉलीईथर में इनिशियली थोड़ा सा लीनियर कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं करेगा, और एडिशन सिलिकॉन बहुत कम लीनियर कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। जिस लीनियर कॉन्ट्रैक्शन पे इनिशियली वो सेट हो गया उसी पे एडिशन सिलिकॉन जो है वो प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट, इन नाइट आई रोटरी इलेक्ट्रिक हैंड पीस रोटेशन शुड बी हाउ मच। नाइट आई इलेक्ट्रिक रोटरी हैंड पीस में रोटेशन जो होती है वो 150 to 300 रोटेशंस पर मिनट होती है। नेक्स्ट, द स्पीशीज ऑफ ट्राइकोमोनास प्रेजेंट इन द ओरल कैविटीज इज व्हाट। तो ट्राइकोमोनास टेनाक्स, TENAX, it is the species of Trichomonas that is present in the oral cavity. Trichomonas tenax is a flagellated aerotolerant protozoan that lives in the human oral cavity and is distributed between teeth, gums, tongue, saliva and in the people with poor oral hygiene. कौन सा? Trichomonas tenax. Next, the K3 system of Nitai rotary files was introduced by who? K3 system of Nitai rotary files by Mac Spadden, SPADDEN, Mac Spadden ने इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है। K3 सिस्टम बाय Mac Spadden। इसके अलावा लाइट स्पीड फाइल का सिस्टम जो था वो स्टीव सीनिया और विलियम वेल्ड ने इंट्रोड्यूस करा था। लाइट स्पीड फाइल का करा था SS and WW, ठीक है। दैट इज स्टीव सीनिया SCNIA और विलियम विडले WILDEY, विल्डे जो भी है, ठीक है। इसने लाइट स्पीड फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था। सेकेंड, ग्रेटर टेपर और GT फाइल सिस्टम या ग्रेटर टेपर फाइल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीव बुचैनन, ठीक है। स्टीव सीनियर ने लाइट स्पीड करा था, ग्रेटर टेपर वाला स्टीव बुचैनन ने करा था, ठीक। तीसरा आया डॉक्टर स्पैडन, MC स्पैडन। डॉक्टर MC स्पैडन अभी हमने बात की, उसने K3 फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, MC स्पैडन। चौथा है डॉक्टर बेन जॉनसन ने प्रोफाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, सरफेस ऑफ नाइटाई वायर इज व्हाट। सरफेस ऑफ नाइटाई वायर इज रफर देन बीटा टाइटेनियम वायर, ठीक है। बीटा टाइटेनियम वायर से ज़्यादा रफ सरफेस होता है और जो सरफेस होता है वो रफर होता है देन स्टेनलेस स्टील वायर,
दोनों से रफ होता है टाइटेनियम का जो सरफेस, नाइटाई का जो सरफेस है वो टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील दोनों से रफ होता है। नेक्स्ट गिवन बिलो इज द फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम फॉर द सब्सटेंस, इट विल बिहेव एज लिक्विड एट व्हाट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये लिक्विड बिहेव करता है अबव ACB, इस ACB के ऊपर ये लिक्विड की तरह बिहेव करेगा और इसके नीचे ये बिल्कुल सॉलिड की तरह बिहेव करेगा और बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट, पेशेंट इज अनेबल टू क्लोज हिज राइट आई एंड डेविएशन ऑफ द चिन ऑन स्माइलिंग इज शोन एंड इन द इमेज। ठीक है, तो इनएबिलिटी टू क्लोज हिज राइट आई है और यहाँ पे ये वाली जब स्माइल कर रहा तो इस साइड वाले मसल ढंग से वो नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो दिस इज बेल्स साइन। ऑलराइट, व्हाट इज इट? इट इज बेल्स साइन। नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लिवर का डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज लेफ्ट लोब जो कि टुवर्ड्स मीडियल साइड जाती है, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी आ जाती है, और ये हमारा राइट लोब आ गया। ठीक है, जो राइट साइड की तरफ लोकेटेड होता है। इसके बीच में यहाँ पे होता है हमारे पास दिस इज गॉल ब्लैडर। ठीक, और गॉल ब्लैडर के अलावा ये जो लिगामेंट है इसको क्या बोलते हैं ये पूछा है, इट इज़ नोन एज फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट इट इज अ सिकल शेप्ड ligament attached to the anterior surface of the liver to the anterior abdominal wall. It forms a natural anatomical division between the left and right lobes of liver. जो लेफ्ट और राइट लोब्स ऑफ लिवर है उनके बीच में नेचुरल डिवीजन ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है वो बनाता है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, द फ्री एज इट कंटेन्स लिगामेंटम टीरिस, फ्री एज में लिगामेंटम टीरिस होता है, दैट्स अ रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेन।